हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 17 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। गाइस, आपकी टॉपिक से रिलेटेड एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए यहां पर टॉपिक्स को स्टैटिक पोर्शन यानी कि जनरल स्टडीज के साथ लिंक करते हुए कवर करवाया जाता है, जिससे कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन जो है वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग होती है। तो अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को हम लोग कवर करते हैं। इवन काफी सारी मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर किया जाता है, राइट। एंड प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर न्यूज को कवर करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज यहां पर कवर की जाती है। एंड गाइस, जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1 2 3 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग न्यूज को भी कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के ये कुछ टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड गाइस, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अगर आपको गारंटीड सिलेक्शन चाहिए एग्जामिनेशन में, तो ये जो लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, इन लेक्चर्स को आपको रेगुलरली देखना है और जितने भी इंस्ट्रक्शंस मैं लेक्चर के दौरान आपको प्रोवाइड कराता हूं उसको आपको रिलीजियसली, रेगुलरली और ईमानदारी से फॉलो करना है हर एक चीज को, तभी जाकर गारंटीड सिलेक्शन आपको मिलेगा। एंड गाइस, गारंटीड सिलेक्शन की जो बात है, मैं ये ऐसी दूसरों की तरह हवाबाजी में नहीं करता हूं। इसके बकायदा मैं आपको प्रूफ भी प्रोवाइड कराता हूं अपने स्टूडेंट्स को। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, उन वीडियोस को देखकर आप प्रूफ जो है वो देख सकते हैं कि जो भी टॉपिक्स मैं आपके रेगुलरली कवर कराता हूं, आप खुद देख सकते हैं कि उन टॉपिक्स में से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। एंड सेकेंडली गाइज, आई हाईली रिकमेंड यू कि आप मंथली पीडीएफ पेड पैकेज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस पेड पैकेज को ज्वाइन करेंगे तभी जाकर इन लेक्चर्स का पूरा लाभ आपको मिलेगा। एंड इस पेड पैकेज की फीस भी काफी नॉमिनल है, मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ। पूरे महीने का जो चार्ज है, जो फीस है, वो सिर्फ 100 रुपए है। एंड लाभ कैसे मिलेगा आपको, तो वो मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए गाइज, आपको सिर्फ रेगुलर बेसिस पर जो मैं लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूं, सिर्फ उनको देखना है। आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन लेक्चर को देखने के ऊपर होना चाहिए। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है हैंड रिटन नोट्स बनाने में, क्योंकि अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो उसमें आपका काफी सारा टाइम जो है वो चला जाएगा। और करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जो कि रेगुलर बेसिस पर आती है, राइट। तो आपका रेगुलर बेसिस पर एक तो नोट्स बनाने का टाइम बच जाता है, आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं जनरल स्टडीज के टॉपिक्स पढ़ने में, मैं जो टास्क देता हूं वो करने में, मैं जो होमवर्क देता हूं वो करने में। इसके अलावा ऑप्शनल की आप तैयारी कर सकते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं लास्ट में, कि एक क्वेश्चन देता हूं आपको रेगुलरली। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका टाइम यहां पर बचता है, राइट। और दूसरी चीज, आपके पास रेडी टू रीड मटेरियल अवेलेबल रहता है। अब देखो, आपको सुबह लेक्चर देखना होता है, रात में आपको सोने से पहले मैं लेक्चर्स के नोट्स आप तक प्रोवाइड करा देता हूं। तो आप सोने से पहले लेक्चर्स के ये नोट्स पढ़ते हैं, तो आपका क्या हुआ, पहली बार रिवीजन हो गया, फर्स्ट टाइम रिवीजन हो गया। इसके अलावा मैं आपको हर संडे को एक कंपाइलेशन देता हूं, पिछले हफ्ते में जितनी भी न्यूज आती है, जितनी भी न्यूज कवर्ड रहती है, जितने भी लेक्चर्स आप देखते हो, उसका एक सिंगल कंपाइलेशन आपको मिलता है, यानी कि एक ही पीडीएफ में पूरे हफ्ते की न्यूज कवर्ड रहती है। तो आपको दूसरी बार मैं पुश करता हूं कि रिवाइज करो, तो यह हो गया आपका दूसरा रिवीजन। और ऐसे ही मैं आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड कराता हूं, जिसमें कि आप तीसरी बार जो है वो रिवीजन करते हैं, राइट। तो अगर आपने एक टॉपिक को 3 बार रिवाइज कर लिया, तो मेंस में बैठने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। एंड मुझसे बेहतर आप खुद ही जानते हैं कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एग्जामिनेशन में, राइट। इसके अलावा इतना ही नहीं मिलता आपको इस पेड पैकेज में, मैं आपको मंथ के एंड में मिनिमम 150 क्वेश्चंस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर बेस प्रोवाइड कराता हूं। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपने पूरे महीने तक, यानी कि ये क्वेश्चन उन टॉपिक से बनते हैं जो आपने पूरे महीने तक कवर किए हैं, पढ़े हैं, राइट, जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, राइट। तो इससे क्या होता है, आपकी एक बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाती है, जिससे कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, राइट। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी और इस तरीके की प्रैक्टिस जो है वो मैं आपको इस पेड पैकेज में कराता हूं, जिसकी फीस मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पर चेक कर सकते हैं कि कैसे आपको इस पेड कोर्स को जो है वो ज्वाइन करना है। एंड गाइज, आप पहले लेक्चर देखिएगा। अगर आप नए आए हैं तो पहले लेक्चर देख लीजिए। अगर मैं जो आपको समझा रहा हूं वो अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। और सेम नाम से टेलीग्राम पर भी एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे नाम कमलाक्ष झा को सर्च करके मुझे ऐड भी कर सकते हैं। एंड गाइस, मंथली पेड पैकेज के जो मेंबर्स हैं उनके लिए मैसेज है कि आप चेक कर लीजिए, आपके पास ये हैंडआउट आ गया है। ये इंग्लिश में देखिए आप, ये पूरा हैंडआउट है, जो भी टॉपिक्स अपन आज कवर करेंगे, ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर ये इंग्लिश में लिखी हुई है। और इसी के नीचे आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हिंदी में भी ये पूरी नोट्स जो है वो आपको यहाँ पर इस प्रकार से फॉर्मेट में जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं पेपर 1 की पहली न्यूज से। काफी छोटी सी न्यूज है, बस आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए।
नेचीपू टनल के बारे में। नेचीपू सुरंग कहां पर लोकेटेड है? डायरेक्ट ये क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना अरुणाचल प्रदेश में ये सुरंग, ये टनल लोकेटेड है, ठीक है। और ये BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है, सीमा सड़क संगठन के द्वारा। और ये वाली चीज याद रखने की हालांकि इतनी आवश्यकता नहीं है कि ये बालीपारा चारद्वार तवांग रोड पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। डिस्ट्रिक्ट वगैरह भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश पर आप याद रखना कि अरुणाचल प्रदेश में ये टनल हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड पेपर 1 से सिर्फ आज एक छोटी सी ही न्यूज थी, अब डायरेक्टली पेपर 2 के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भारतमाला परियोजना काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और काफी इजी तरीके से इस टॉपिक को अपन समझते हैं। भारतमाला जो परियोजना है गाइस, ये हाईवे सेक्टर की एक अम्ब्रेला प्रोग्राम के तौर पर हम लोग को देखने को मिल रही है। हाईवे सेक्टर का ये प्रोग्राम है, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर हम लोग हाईवेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब हाईवेज जब कंस्ट्रक्ट होते हैं गाइस, तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं तो आप लोग जानते ही हैं, इसमें कोई रटने की आवश्यकता है नहीं। हाईवेज बनेंगे तो कनेक्टिविटी हम लोग को देखने को मिलेगी, यानी कि जो एरियाज जो इनएक्सेसिबल होते हैं, यानी कि जहां पर पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल होता है, राइट। जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जरूरतमंद जो सामान होता है, जो एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज होती है, उसको पहुंचाने में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, बिकॉज वहां पर रोड अच्छे नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर रोड बनाएंगे इनएक्सेसिबल एरियाज पर, और भी हमारी कंट्री के बहुत सारी लोकेशंस पर हम लोग रोड जो है वो तैयार करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिससे कि हमारा जो सामान है, गुड्स जो है वो स्मूथली जो है वो पहुंच सके, गुड्स का मूवमेंट जो है वो जल्दी से जल्दी हो सके, और साथ ही साथ पैसेंजर जो है उनको अगर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाना है तो स्मूथली जो है वो ट्रैवल करके जा सके। तो हम लोग वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट कर रहे हैं इस भारतमाला परियोजना के थ्रू, ठीक है। ये परियोजना किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर ये हम लोग को देखने को मिलती है। अच्छा, अब जब रोड बनाया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, क्योंकि रोड बनाएंगे वहां पर जॉब्स वगैरह लगेंगी ना, कारीगर लगेंगे रोड्स वगैरह बनाने के लिए, और रोड के मेंटेनेंस के लिए भी हम लोग को लोग देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अच्छा खासा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी हम लोग को देखने को मिलेगी इस परियोजना के थ्रू। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, फायदे हैं इस परियोजना के, राइट। हम लोग क्या कर रहे हैं गाइस, 550 हमारी कंट्री की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कनेक्ट कर रहे हैं नेशनल हाईवेज लिंकेजेस के थ्रू, यानी कि नेशनल हाईवे क्रिएट करके हम लोग अपनी कंट्री की 550 डिस्ट्रिक्ट को जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं इस भारतमाला परियोजना के थ्रू। इसके अलावा कुछ फीचर्स की और बात करें तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स हम लोग डेवलप करेंगे। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, पहली बात तो लॉजिस्टिक क्या होता है? लॉजिस्टिक यानी कि सामानों का ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स वगैरह जो होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन हम लोग करते हैं, राइट। और मल्टी मॉडल यानी कि मल्टी मोड ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का। अब यहां पर इस तस्वीर पे देखो आप, ये आपको शिप खड़ी हुई नजर आ रही है, यहां पर आपको रोड दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको देखो वेयर हाउस पूरे दिखाई दे रहे हैं, सामान वगैरह यहां पे रखे हुए हैं, ठीक है। अब मल्टी मोड का मतलब कि यहां पर रोड के थ्रू जो है वो सामान आएगा, और सामान जो है वो यहीं से ऑप्शन होगा कि सामान को वाया शिप भेजना है, यहां पर पास में एयरपोर्ट भी होगा, वाया एयर भेजना, या फिर रोड के थ्रू ट्रक से जो है वो सामान जाएगा। तो ऐसी एक लोकेशन, ऐसी एक जगह जहां से आप ट्रांसपोर्टेशन जो है वो वेरियस मोड्स के थ्रू कर सकते हो, वेरियस मोड्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो सकता है, दैट इज कॉल्ड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। क्लियर अंडरस्टैंडिंग? देखो यहां पर ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं, कॉमन बातें हैं जो कि आपको बस समझना है। साथ ही साथ हम लोग चोक पॉइंट्स को जो है वो एलिमिनेट करेंगे। चोक पॉइंट मतलब क्या होता है? देखो क्या होता है कि ट्रैफिक जैम जब होता है, या फिर किसी रोड पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक हम लोग को देखने को मिलता है, तो क्या होता है, जो मूवमेंट जो होता है गाड़ियों का वो स्लो हो जाता है ना, बहुत धीरे धीरे गाड़ियां चलती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, साइंटिफिक प्लानिंग का उपयोग करेंगे, कुछ टेक्नोलॉजिकल प्लानिंग का उपयोग करेंगे, जिसके चलते हम लोग चोक पॉइंट्स को एलिमिनेट करेंगे, ऐसी जगहों को एलिमिनेट करेंगे जहां पर ट्रैफिक जैम्स वगैरह होते हैं, कंजेशन होता है, राइट। ये साइंटिफिक मैनर पे पॉसिबल हो पाएगा। जैसे कि एक सड़क जो है वो पतली सड़क है, अब पतली सड़क होने के कारण, और ये सड़क जो है वो काफी मतलब इसमें हम लोग को ट्रैफिक देखने को मिलता है सड़क में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सड़क को थोड़ी चौड़ी कर सकते हैं, जिससे कि आसानी से जो है वो गाड़ियां निकल सकें, ट्रैफिक जाम ना हो। तो ऐसे हॉटस्पॉट, ऐसे एरिया जो है वो आइडेंटिफाई किए जाएंगे, और वहां पर जो है वो काम किया जाएगा साइंटिफिक तरीके से। क्लियर है यहां तक बातें? इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है उनकी कनेक्टिविटी हम लोग इंप्रूव करेंगे, जिससे कि सामान जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन तक आसानी से जल्दी पहुंच सके। साथ ही साथ इनलैंड वाटरवेज का अपन उपयोग करेंगे। हमारे पास रिवर्स काफी सारी हैं, तो हम लोग के पास पोटेंशियल है कि हम रिवर्स का जो है वो उपयोग कर सकते हैं। रिवर्स के माध्यम से सामान जो है वो एक सिटी से दूसरी सिटी, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन भेज सकते हैं, है ना, ये वाली बात है। इसके अलावा सैटेलाइट मैपिंग वगैरह करेंगे हम लोग, कॉरिडोर्स की सैटेलाइट के थ्रू जो है वो लोकेशन पिन हम लोग करेंगे। साथ ही साथ जब फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा इस भारतमाला परियोजना का 2022 तक, तब उस समय हम लोग पावर जो है वो अथॉरिटीज को देंगे, प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि वेरियस ऑफिसर जो हैं, वेरियस अथॉरिटीज जो है उनको पावर प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि ये पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज कर सके बेटर तरीके से, है ना। अच्छा, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं गाइस, तो देखो एक नई रोड भी हम लोग बनाएंगे, और साथ ही साथ जो पुरानी जो रोड है ना, तो उसका, जैसे मैंने भी आपको बताया, ये पुरानी रोड है, इसको चौड़ा करना, तो इसकी मरम्मत की जाएगी। तो ये
ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट पर भी काम किया जाएगा भारतमाला परियोजना के थ्रू। क्वेश्चन कैन कम कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है। तो कभी भी अगर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट अगर लिखा रहा है या ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट लिखा रहे ना, तो आपको सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये रखनी है, जैसे कि ये जमीन देखो आप, ठीक है, ये खाली जमीन है। अब इस खाली जमीन पर ये बिल्डिंग जो है वो बनानी है, तो खाली जमीन पर बिल्डिंग बन रही है, स्क्रैच से काम शुरू हो रहा है। तो जब यहां पर कुछ नहीं था और यहां पर बिल्डिंग बनाई जा रही है, तो उसको हम लोग ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बोलते हैं, यानी कि स्क्रैच से शुरू होने वाला प्रोजेक्ट, जीरो से शुरू होने वाला प्रोजेक्ट। बट कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जैसे कि यहां पर ऑलरेडी बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है, यहां पर ऑलरेडी बिल्डिंग है, अब इस पर हम लोग को एक और माला जो है वो बनाना है, राइट, एक और फ्लोर बनाना है। तो ये क्या हुआ, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम लोग उसको और डेवलपमेंट कर रहे हैं, राइट, और कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उसको ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट कहा जाता है। ग्रीन फील्ड यानी कि स्क्रैच से, ब्राउन फील्ड यानी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उस पर हम लोग मरम्मत कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हुआ, जो ऑलरेडी रोड है उसको, रोड को बेहतर बनाना, उसको चौड़ी करना, दैट इज कॉल्ड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, और नई रोड बनाना, दैट इज कॉल्ड ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। तो इन दोनों पर भी हम लोग जो है वो काम करेंगे, ठीक है, क्लियर है यहां तक बातें, ये वाली बात होगी। और ये टॉपिक अभी पूरा न्यूज में इसीलिए था क्योंकि 322 प्रोजेक्ट्स टोटल, जिनकी लेंथ है 12,413 किलोमीटर की, इनको घोषित कर दिया गया, सैंक्शन कर दिया गया इस भारतमाला परियोजना के थ्रू। अब ये 322 प्रोजेक्ट्स हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं, और अगस्त 2020 तक भारतमाला परियोजना के थ्रू 2,921 किलोमीटर की ऑलरेडी हम लोग रोड जो है वो कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। इसका जो फेज 1 है, यहां पर थोड़ा सा ईयर्स आप याद रखना। फेज 1 जो इस परियोजना का हम लोग को देखने को मिल रहा है 2017 से शुरू हुआ है, 2022 तक होगा। टोटल 5 साल का ये फेज 1 का पीरियड है, जिसमें हम लोग 34,800 किलोमीटर जो है उसका नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ यहां पर बताया जा रहा है कि फेज 2 जो होगा वो 2022 के बाद हम लोग को देखने को मिलेगा। फेज 2 2024 तक चलेगा, और इसमें हम लोग हमारी कंट्री के अंदर ऑलमोस्ट अराउंड 48,000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क जो है वो क्रिएट कर देंगे, स्टैब्लिश कर देंगे, ठीक है। तो बस इसका एक बेसिक आइडिया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोग को होनी चाहिए, दैट्स इट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है, यहां पर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो दोबारा से इलेक्ट हो गई है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। तो देखिए गाइस, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो 10 अगस्त 2020 को ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का। आप इस वीडियो पे जाइए, इस वीडियो के 21 मिनट 30 सेकंड पे मैंने आपको ये पूरा टॉपिक पढ़ाया हुआ है। एंड गाइस, जब मैं आपको बोलता हूं ना वीडियो पे जाकर टॉपिक को देख लो, तो देख लिया करो, इससे आपका फायदा होगा। कोई भी चीज आपको छोड़नी नहीं है। मैं जो भी चीज आपको यहां पर बता रहा हूं वो पूरी की पूरी उसी दिन करना है, प्रोकास्टिनेट नहीं करना, डिले नहीं करना काम को, है ना। डिले करोगे तो फिर वो बंडल बनता जाता है डिले का, और फिर वो करोगे नहीं फिर बाद में। तो ठान के बिल्कुल कि यार आज सर ने टास्क दिया है तो वो आज ही फिनिश होना है, 24 घंटे के अंदर कुछ भी करके, ठीक है। तो ये देख लेना, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है, जिन्होंने ऑलरेडी ये वाला लेक्चर देखा हुआ है, तो वो आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब के सर्च कॉलम पे आपको सिंपली 10 अगस्त 2020 डालना है। यूट्यूब का जो सर्च कॉलम होता है ना, उसके आगे मेरा नाम लिख देना, कमलाक्ष, स्पेलिंग सही लिखना है ना, तो कमलाक्ष लिखना है। जो भी जो सर्च की आपकी लिस्ट है उसमें जो सबसे पहला वीडियो आएगा वो अपना ही वीडियो रहेगा, और इस वीडियो के 21 मिनट 30 सेकंड पे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स के पास इसकी पीडीएफ आती है, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है, आपके सामने वो टॉपिक खुल जाएगा। अच्छा, थोड़ी सी बस एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, बस ये याद रखना कि पाकिस्तान री इलेक्ट हो गया है इसके मेंबर के तौर पर, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के मेंबर के तौर पर। पहले भी ये इलेक्ट हुआ था 2018 में, अब दोबारा से ये इलेक्ट हो गया है। एशिया पैसिफिक रीजन में 5 कैंडिडेट्स खड़े हुए थे, उनमें से सबसे ज्यादा वोट जो है वो पाकिस्तान को मिले। तो याद रखना, पाकिस्तान जो है वो अब 3 साल के पीरियड के लिए और सर्व करेगा 2021 से, इसका टेन्योर, इसका पीरियड जो है वो शुरू होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान से रिलेटेड बस आपको होनी चाहिए, और यूएनएचआरसी के बारे में देख लेना एक बार। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपके सामने आ रहा है, अब देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये एक आर्टिकल है, ये इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, जिसको हम लोग देखेंगे। और यहां पर आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आज की डेट में हमारी कंट्री की जो पार्लियामेंट है वो किस प्रकार से काम कर रही है। एक्चुअली जो एडिटर है इस आर्टिकल के, तो उन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया है मोदी गवर्नमेंट को। तो उन्होंने बकायदा बताया हुआ कि मोदी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट जो है जिस प्रकार से ऑपरेट करती है, उसकी पूरे ऑपरेशन, उसकी पूरी फंक्शनिंग को जो है वो तहस महस कर दिया है, राइट। तो उस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। देखो, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो पता है कि पार्लियामेंट किस प्रकार से काम करती है। पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बैठते हैं, जो भी नेशनल इंटरनेशनल जो मुद्दे होते हैं उस पर डिस्कशन होता है। जो भी इश्यूज चल रहे होते हैं हमारी कंट्री में, उस इशू को कैसे रिजॉल्व करना है कानून को लाकर, तो फिर वो बिल वगैरह पास करते हैं, और बिल लेकर आते हैं, प्रस्तुत करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। तो उस बिल पर हम लोग को देखने को मिलता है डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, राइट। तो ये पूरी प्रोसेस हमारे पार्लियामेंट के अंदर चलती है। बट यहां पर क्या बताया गया कि संसद जो है, हमारी पार्लियामेंट जो है, उसकी भूमिका घट रही है, राइट। तो इसी को लेकर ये पूरा आर्टिकल हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो आर्टिकल की शुरुआत करी है एडिटर ने कि जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, तो इन्होंने कहा है कि ये एक साल में सिर्फ इन्होंने 3.6 टाइम्स ही भाषण दिए हैं पार्लियामेंट के अंदर, स्पीच दी है, बोला है,
3.6 टाइम ही, या फिर आप बोल सकते हो कि सिर्फ 22 बार ही पिछले 6 सालों में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दी है, बोला है, यानी कि बात करी है पार्लियामेंट के अंदर। और इससे अगर डेटा देखें हम लोग पुराने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें, तो इन्होंने 6 सालों के पीरियड में 77 बार बोला था, यानी कि स्पीच दी थी पार्लियामेंट के अंदर। इसके अलावा मनमोहन सिंह जी की बात करें तो उन्होंने अपने 10 साल के टेन्योर में 48 बार बोला था। बट अभी जो करंट हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं वो पार्लियामेंट के अंदर ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं और ये पार्लियामेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और हालांकि ये एक्टिव रहते हैं रेडियो पे, जैसे कि मन की बात पे एक्टिव रहते हैं, ये इंटरव्यूज वगैरह आपको इनके देखने को मिलेंगे, उसमें ये एक्टिव रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, राइट। और साथ ही साथ ट्विटर वगैरह पे तो ये एक्टिव रहते ही हैं। तो सोशल मीडिया पर, टीवी इंटरव्यू पर और रेडियो पर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एक्टिव रहते हैं, बट जहां पर उनको एक्टिव रहना चाहिए वहां पर ये एक्टिव नहीं रह रहा है, ठीक है, यानी कि हमारी पार्लियामेंट के अंदर। और इनकी इसी चीज को कहा जाता है पॉपुलिस्ट स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन। पॉइंट टू बी नोटेड, ये वाला पॉइंट नोट कर लेना, ये आप मेंस में उपयोग कर सकते हो। पॉपुलिस्ट स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की लोक लुभावना शैली, ठीक है। तो ये चीज हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की देखने को मिल रही है। अब ये चीज है क्या गाइस, तो इसका कंसर्न क्या हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि ये चीज वही है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, पब्लिक से जो है वो इंटरैक्ट कर रहे हैं, बट ये इंटरैक्शन जो है वो सिर्फ वन वे है, राइट। जैसे कि यही चिंता वाली बात है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है वो पब्लिक से वन वे ही, यानी कि पब्लिक उनका रिप्लाई नहीं कर पा रही, वो सिर्फ पब्लिक को अपनी पॉलिसीज, अपने प्रोग्राम्स के बारे में बता रहे हैं। बट यही चीज अगर वो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस करते, बताते, तो ऑब्वियस ही बात है उनका जो प्रोग्राम है, उनकी पॉलिसी जो है उस पर डिबेट्स होती, डिस्कशन होता, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती, जो अपोजिशन है उनकी पॉलिसी के अंदर लूप होल निकालती, राइट। तो एक्चुअल जो वर्किंग होती है पार्लियामेंट की वो यही है ना, कि अगर रूलिंग पार्टी जो है, जो सरकार जो है, अगर वो कुछ प्रोग्राम्स लेकर आ रही है तो उस पर अपोजिशन उस पर लूप होल निकालती है, क्रॉस चेक जो है वो करती है पूरी चीजों को। बट वो चीज यहां पर हो ही नहीं रही है, क्योंकि यहां पर पार्लियामेंट का जो रोल है एक्चुअल वो सही से प्ले नहीं किया जा रहा है। तो इसी को लेकर कंसर्न, इसी को लेकर चिंताएं जो है वो नजर आ रही है, सामने देखने को मिल रही है कि वन वे कम्युनिकेशन यहां पर देखने को मिल रहा है। इवन अगर हम लोग कानून बनाने की अगर बात करें, जैसे कि जो बिल्स वगैरह पास होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, उसमें भी घोटाले यहां पर बताए जा रहे हैं एडिटर के द्वारा। तो इन्होंने कहा है कि यहां पर जो अभी सरकार है प्रेजेंट, ये ऑर्डिनेंस रूट को फॉलो कर रही है। ऑर्डिनेंस के तहत जो है ये कोई भी कानून वगैरह जो है वो उसको स्टैब्लिश कर रही है, लागू कर रही है, राइट। इसी के तहत ये क्या कर रही है, संसद को दरकिनार कर रही है, बाईपास कर रही है पार्लियामेंट को। और आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे कि ऑर्डिनेंस क्या होता है। ऑर्डिनेंस के बारे में मैं आप लोग को पहले भी पढ़ा चुका हूं, राइट। तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा हम लोग को ऑर्डिनेंस वगैरह देखने को मिल रहा है पार्लियामेंट के अंदर। यहां पर जो प्रॉपर जो बिल जो इंट्रोड्यूस किया जाता है और फिर वो बिल पास होता है, तो वो वाली प्रोसेस जो है वो काफी कम नजर आ रही है, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। इवन बिल भी यहां पर अगर हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो जैसे कि जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं ना, वो बिल्कुल एंड में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जब टाइम ही नहीं बचता है डिस्कशन करने का, तो उसके चलते ये फटाफट जो है वो पास हो जाते हैं वॉइस वोट के थ्रू या दूसरी चीजों के थ्रू। और इसी चीज को लेकर अभी जो फार्मर्स वाला जो बिल आपने देखा था, कंट्रोवर्शियल बिल्स, तो वो वगैरह पास हो गए थे। तो इसी चीज को लेकर बड़े मुद्दे भी हम लोग को देखने को मिलते। तो पास से भी रिलेट करो, जो पास में मैंने आपको करंट अफेयर्स पढ़ाए हुए हैं, उससे इस चीज को, इस आर्टिकल को रिलेट करो, तो आपको लगेगा कि हाँ यार वाकई में कुछ ऐसी चीजें नजर आ रही है, देखने को मिल रही है। और यहाँ पर तो पूरा रिकॉर्डेड चीज, अभी देखो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, जो एडिटर जो चीजें बता रहे हैं और पूरा रिकॉर्डेड डेटा होता है, तो ये डेटा आप लोग के लिए थोड़ा सा काम का होता है, जिसको आप मेंस में उपयोग कर सकते हैं अगर आपका क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। फालतू में उपयोग नहीं करना है, बट क्वेश्चन की अगर डिमांड इस तरीके की है तो आप उपयोग कर सकते हैं ये सब कुछ चीजें, राइट। अच्छा, इसके अलावा यहां पर हम लोग को पार्लियामेंट्री कमेटी का कोई रोल नहीं देखने को मिल रहा है। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में। पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर क्या होता है, एक्सपर्ट्स होते हैं। एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो बिल के बारे में अपनी एक्सपर्ट रिकमेंडेशन देते हैं, राइट। तो ये चीज हम देखते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर। बट पार्लियामेंट्री कमेटी तक बिल पहुंचाया ही नहीं जा रहा, काफी सारे बिल्स जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी तक भी नहीं पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं यहां पर एक्सपर्ट्स के ओपिनियन जो है वो बिल्स में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, राइट। तो ये वाली चीज भी बताई गई है यहां पर। इसके अलावा यहां पर यह भी बताया गया है कि काफी सारे बिल्स ऐसे हम लोग को देखने को मिले हैं जिनको मनी बिल बताकर पास करा दिया गया है। और हालांकि वो बिल जो थे, वो बिल की जो कैटेगरी थी वो मनी बिल से किसी प्रकार से रिलेट नहीं कर रही थी, बट देन टू उसको मनी बिल बताकर जो है वो पास करा दिया गया। तो ऐसी चीजें भी हम लोग को यहां पर देखने को मिली हैं, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल आर्टिकल, जिसमें यहां पर बताया गया कि एट प्रेजेंट जो सरकार है तो वो किस प्रकार से पार्लियामेंट की जो फंक्शनिंग है उसको बाईपास कर रही है, या पार्लियामेंट का जो रोल है उसको बाईपास कर रही है, दरकिनार कर रही है, राइट। तो ये वाली चीज यहां पर बताई गई है। अब लास्ट में मैं जो आपको मेंस का क्वेश्चन देता हूं ना, तो मैं आपको यहीं पर ही मेंस का एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप चाहो तो लिख लेना कहीं पे, या फिर आपके पास पीडीएफ आई जाएगी तो आपको मिल ही जाएगा ये वाला क्वेश्चन। तो ये आपका आज का क्वेश्चन है, 250 वर्ड में आपको लिखना है, पार्लियामेंट इज लूजिंग इट्स डेफिनेशन। क्वेश्चन मार्क हटा दो, क्वेश्चन मार्क गलत आ गया। पार्लियामेंट इज लूजिंग इट्स डेफिनेशन
संसद अपनी परिभाषा खो रही है? इस पर आप कमेंट करें, टिप्पणी करें 250 वर्ड में। तो आप लिखकर बताइएगा इसका आंसर, एक अच्छा आंसर लिखकर बताइएगा। एंड गाइस देखिए, कोशिश ये करना हमेशा, अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है मेंस की प्रैक्टिस करने का, है ना। 1 घंटा निकालो एक आंसर को बनाने में, 1 घंटा निकालो प्रॉपर, क्योंकि हड़बड़ी नहीं करना, आपको आंसर बहुत अच्छे से अभी बना के चलना है। और यही टाइम पीरियड है जब आप अपने मेंस के पूरे आंसर बनाते हो। अब देखो, मेंस वाले दिन जब आप मेंस लिखोगे ना, उस दिन आपको आंसर सोचना नहीं है। ये जो एग्जाम की जो प्रक्रिया प्रोसेस होती है ना, आज ही आप अपने पूरे आंसर बनाओगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है यार कि सिलेबस से पूरे क्वेश्चंस बनेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आप ऑलरेडी प्रैक्टिस करके जाओगे, और यही प्रैक्टिस होती है ना पूरी, और यही प्रैक्टिस मैं आपकी कराता हूं। तो पार्लियामेंट से रिलेटेड कोई टॉपिक आएगा तो आप इसमें बेहतरीन यानी कि पॉइंट बिल्कुल उठा के चलो, अच्छा पॉइंट, यानी कि जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये पॉइंट मुझे इस आंसर में लिखना चाहिए, पहले पढ़ो और उसके बाद वो पॉइंट्स कलेक्ट करो और उसके बाद बनाओ अपने आंसर को। तो मैं ये प्रैक्टिस आपकी करवाना चाह रहा हूं एक्चुअल में, ठीक है। तो ये वाली प्रैक्टिस मेरी मतलब ध्यान में रखना, और यही इसी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग अपने आंसर को लिखना, और कोशिश ये करना क्राउड से आपका आंसर अलग दिखना चाहिए, हट के। अलग मतलब ये नहीं कि आंसर की अब जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है उससे अलग ही चले जाओ, नहीं, बट फिर भी एक अच्छी चीज आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ये ही डिमांड है सिविल सर्विसेज की। क्योंकि देखो, क्राउड तो ऑब्वियस ही बात है, इतने सारे लोग हैं बट सेलेक्ट काफी कम लोग होते हैं। वो कम लोग इसलिए सेलेक्ट होते हैं क्योंकि उनके आंसर की जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी सी अलग होती है दूसरों से। तो वही कोशिश करो कि अपने आंसर में इतने अच्छे डायमेंशंस प्रेजेंट करो कि लगना चाहिए यार कि ऑफिसर लाइक थिंकिंग रखकर आप जो है वो आंसर को लिख रहे हो। तो जब भी आंसर लिखो एक ऑफिसर थिंकिंग की तरह अपने आप को आईएएस समझ लो और उसके बाद फिर आंसर लिखो, राइट। चलो आगे की बात करेंगे। तो ये था पूरा वो टॉपिक, और इसका जो क्वेश्चन का आंसर आपको कहां पर लिखना है, तो टेलीग्राम का एक ग्रुप आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दी हुई है। वैसे ग्रुप का नाम करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा है। उस टेलीग्राम पर चैनल है बेसिकली, ये चैनल पे आप जाएंगे टेलीग्राम के तो वहां पर आपको एक डिस्कशन ग्रुप मिल जाएगा। तो चैट लाइक ब्यूरोक्रेट्स, उस डिस्कशन ग्रुप का नाम मैंने रखा हुआ है। वहां पर आप जाइए, 500 से ज्यादा कुछ वहां पर मतलब सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर आंसर वगैरह शेयर करते हैं और आपस में दूसरों के आंसर वो देखकर चेक भी करते हैं और रिव्यू करते हैं। और आप भी अगर अपना आंसर पोस्ट करेंगे तो दूसरे का आंसर भी देखिए और उन मतलब ये पता लगाइए कि उन्होंने क्या बेहतर लिखा है, क्या अच्छा लगा है। तो उनके पॉइंट्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो पॉइंट्स नोट डाउन कर लो उनके, राइट। तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो 3-4 लोगों के आंसर आप पढ़ा करो और पढ़ने के बाद रिप्लाई भी कर दिया करो कि हाँ यार अच्छा लिखा है, या फिर इसमें आप ये ऐड कर सकते हो इस तरीके से, जिससे कि वो भी आपको देख लेंगे कि आप उनके आंसर का रिप्लाई कर रहे हो। तो ऑब्वियस ही बात है, ह्यूमन नेचर है, तो वो भी फिर आपका आंसर जो है चेक करेंगे, रिव्यू करेंगे, राइट। तो इसी तरीके से एक हेल्दी एनवायरमेंट यहाँ पर बनता है ग्रुप के अंदर। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है तो। चलो एनीवेज आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है वर्ल्ड बैंक के स्टार्स प्रोजेक्ट की यहाँ पर बात हो रही है। सबसे पहली चीज तो स्टार्स का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट प्रोग्राम। और वर्ल्ड बैंक का ये प्रोजेक्ट है। एंड गाइस वर्ल्ड बैंक यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक होता है, तो इस प्रोजेक्ट को अच्छे से हम लोग देखेंगे। और ये प्रोजेक्ट भी एक्चुअल में टीचिंग लर्निंग की बात कर रहा है। और अभी रिसेंट पास देखो, हर एक टॉपिक जो होता है ना, किस टॉपिक को कितना डिटेल में पढ़ना है, तो मैं ऐसे ही जो है वो टारगेट वो नहीं सेट कर देता हूं, या फिर ऐसे ही बिंदु जो है पॉइंट जो है वो सेट नहीं कर देता हूं कि इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके मुझे आपको पढ़ाना है। उसके पीछे लॉजिक होता है। अभी एजुकेशन के जितने भी टॉपिक्स आएंगे ना, हम लोग उस पर थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस डालकर पढ़ेंगे। द रीजन बीइंग इज कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी रिसेंटली हम लोग को देखने को मिली है, तो आपको एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड जितनी भी डेटाज आपको मिल रहे हैं वो आप अच्छे से जो है वो नोट डाउन करके चलो। और वही चीज क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड डेफिनेटली हर साल क्वेश्चन आता है और इस बार तो आएगा ही आएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखने को मिली है। तो आपको एक अच्छा आंसर अगर बनाना है तो जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं उनको आपको देखते हुए चलना है, उसके डेटास वगैरह रिकॉर्ड करते हुए चलना है। स्टार्स प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हम लोग देखेंगे। टीचिंग लर्निंग और रिजल्ट मतलब क्या हुआ? देखो टीचिंग की बात हो रही है, टीचिंग को स्ट्रेंथन करना है, राइट, कि जो टीचर्स हैं वो अच्छे से पढ़ाएं, क्वालिटी टीचिंग जो है वो प्रोवाइड कराएं। लर्निंग स्टूडेंट जो है वो बेहतर तरीके से पढ़ सकें, उनको वेरियस रिसोर्सेज जो है वो मिल सके पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये लर्निंग, इसको हमें स्ट्रेंथन करना है। रिजल्ट्स यानी कि बच्चे जो है वो पढ़ने के बाद मतलब रिजल्ट हासिल कर सके। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई कर ली और फेल हो गए, नहीं, रिजल्ट भी चाहिए कि बच्चे जो है वो आगे बढ़े, राइट। और ये वाला प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिल रहा है, स्टार्स प्रोजेक्ट, ठीक है। कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है 5,718 करोड़ का वर्ल्ड बैंक एडेड प्रोजेक्ट स्टार्स पर, राइट। और ये इंप्लीमेंट किया जाता है न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर पर। और ये किसके अंडर आता है ये प्रोजेक्ट? तो ये हम लोग को देखने को मिल रहा है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर हम लोग को देखने को मिलती है। यहां पर किसके ऊपर फोकस किया जा रहा है? क्वालिटी और गवर्नेंस स्कूल एजुकेशन की इंप्रूव करना है 6 इंडियन स्टेट्स में। ये 6 इंडियन स्टेट्स कौन से? हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान, याद रखना है। इसके अलावा कुछ नहीं तो 250 मिलियन स्टूडेंट्स को फायदा होगा जिनकी उम्र 6 से लेकर 17 साल की है। और
करीब करीब 15 लाख जो स्कूल्स हैं वो यहां पर कवर्ड किए जा रहे हैं हमारी कंट्री के, और कुछ नहीं तो 1 करोड़ टीचर्स जो है उनको इस प्रोग्राम के थ्रू बेनिफिट मिलने वाला है, स्टार्स प्रोजेक्ट के थ्रू। अब देखिए इस स्लाइड पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, यहां पर रिफॉर्म की बात हो रही है, सुधार की बात हो रही है। और देखिए एजुकेशन सेक्टर के अंदर रिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते ही हैं, या फिर इन जनरल सिविल सर्विसेज के अंदर रिफॉर्म्स वाले ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि डिमांड ये होती है कि आप जब ऑफिसर बनेंगे तो आगे चल के आप रिफॉर्म कैसे करेंगे। तो ऐसे टॉपिक्स जो होते हैं ना वो बहुत जरूरी होता है आपको समझना, राइट, क्योंकि यही जो टॉपिक्स होते हैं वो आपको रेडी आंसर जो है वो प्रोवाइड करा देते हैं। अब आप देखो आपके पास एजुकेशन सेक्टर के रिफॉर्म के बारे में रेडी आंसर यहां पर प्रोवाइड किया हुआ है, तो यहां पर कुछ कुछ पॉइंट्स होंगे जो आप नोट डाउन करते चलेंगे। देखो रिफॉर्म इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या लाया गया है, तो सबसे पहली चीज तो फोकस किसके ऊपर किया जा रहा है कि एजुकेशन सर्विसेज की डिलीवरी के ऊपर, कि एजुकेशन की जो सर्विसेज है यानी कि टीचर जो क्वालिटी टीचिंग जो प्रोवाइड करा रहे हैं वो बच्चे तक पहुंचनी चाहिए और टारगेटेड तरीके से पहुंचनी चाहिए। अब यहां पर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फोकस किया जा रहा है, यानी कि अलग अलग लेवल पर टारगेटेड अप्रोच जो है वो रखी जा रही है। अब यहां पर ये वाला पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके आंसर को अलग बनाएगा। यहां पर जो सोल्यूशन है वो लोकल लेवल की यहां पर बात की जा रही है, कस्टमाइज लोकल लेवल सोल्यूशन को प्रोवाइड कराना है बेटर स्कूल इंप्रूवमेंट के लिए, यानी कि स्कूल का इंप्रूवमेंट हो सके तो इसके लिए लोकल लेवल के सोल्यूशन को कस्टमाइज करके प्रोवाइड कराना है। अब देखो ये इसका मतलब क्या हुआ, इजी तरीके से समझाता हूं मैं आपको। जैसे कि हमारी कंट्री के अंदर जैसे सीबीएसई का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, सीबीएसई। अब सीबीएसई बोर्ड जो है गाइस वो जो भी गाइडलाइंस रूल्स रेगुलेशंस बनाएगी तो उस गाइडलाइंस रूल रेगुलेशन को सभी स्कूल्स को हमारी कंट्री के अंदर पूरे इंडिया में उनको फॉलो करना रहेगा, राइट। यहां पर किसकी बात हो रही है, लोकल लेवल सॉल्यूशन। और आपको पता है गाइस काफी सारे लोकल एरियाज की अपनी खुद की समस्याएं होती हैं, वेरियस समस्या हो सकती हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो क्वालिटी टीचर से रिलेटेड हो, यानी कि टीचर जो है वो वहां पर क्वालिफाइड नहीं है, वो क्वालिटी टीचिंग जो है वो प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, बच्चों से रिलेटेड हो, बच्चे वहां की जो लैंग्वेज जो है यानी कि जो लैंग्वेज गाइडलाइन के अंदर लिखी हुई है उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, लोकल लैंग्वेज में उनके लिए पढ़ना ईजी है, राइट। तो अब क्या किया जा रहा है, कस्टमाइज्ड, यहां पर जो भी लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को देखते हुए सोल्यूशन जो है वो बनाए जाए, जिससे कि बेटर आउटकम जो है वो मिल सके एजुकेशन सर्विसेज की डिलीवरी पर, राइट, कि बच्चे तक बेटर एजुकेशन जो है वो पहुंचाने के लिए जो लोकल जो इश्यूज हैं उसको टारगेट करो, उसको आइडेंटिफाई करो, उसको रिजॉल्व करो, तो ऑटोमेटिकली वहां की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी और क्वालिटी टीचिंग और जो टारगेट किया जा रहा है कि एजुकेशन सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा सके बच्चों को, तो वो अचीव हो जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि कस्टमाइजेशन की बात हो गई है यहां पर, ठीक है, कि और यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना कि हर एक एरियाज की प्रॉब्लम्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं, राइट। बट अगर हम लोग एक प्रॉपर ऊपर टॉप लेवल से अगर कोई भी गाइडलाइंस आ रही है उसको ही अगर फॉलो करेंगे तो क्वाइट पॉसिबल कि लोकल एरियाज के जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व नहीं हो पाएंगे, जो ग्राउंड लेवल के जो इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो यहां पर यही चीज कह दी गई है कि लोकल लेवल के इश्यूज को आइडेंटिफाई करो, उसका सोल्यूशन निकालो कस्टमाइज करके, जिससे कि स्कूल इंप्रूवमेंट जो है वो हो सके, स्कूल का इंप्रूवमेंट हो सके, बेटर लर्निंग, बेटर टीचिंग, बेटर आउटकम जो है, बेटर रिजल्ट जो है वो मिल सके, है ना। इसके अलावा डिमांड्स जो है उसको एड्रेस करना है। अब यहां पर प्रॉपर डेटा की यहां पर बात हो रही है कि हमें एक डेटा तैयार करना है। अब डेटा कैसे होगा, तो देखो बच्चे जो होते हैं गाइस वो अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो यहां पर मेन फोकस पेरेंट्स के ऊपर रखा गया है कि पेरेंट्स की क्या डिमांड है, कि पेरेंट्स क्या चाह रहे हैं कि किस प्रकार से रिफॉर्म जो है वो लाई जा सके। तो पेरेंट जो है वो अपनी डिमांड वगैरह यहां पर मेंशन करेंगे, राइट, उनकी डिमांड जो है वो आइडेंटिफाई की जाएगी। इसके अलावा टीचर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि टीचर ही जो होते हैं वो सेंट्रल लेवल पर हम लोग को, मतलब सेंटर पे मेन लेवल पर हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो कि रिकॉग्नाइज कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को, क्योंकि टीचर को ही पता है कि स्टूडेंट्स जो है वो उनकी लर्निंग क्यों नहीं हो पा रही, क्यों वो समझ नहीं पा रहे किसी चीज को, तो वो आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं। तो टीचर्स को जो है वो पावर्स दी जाए कि टीचर जो है वो अपने रिकमेंडेशन जो है वो मेंशन कर सके, और उसके बाद क्या होगा, एक एक्सपर्ट कमेटी ये पूरे रिकमेंडेशन को देखेगी और उसके बाद उस लोकल एरिया के बेटरमेंट के लिए कि लोकल एरिया जो है वो बेटर हो सके, यानी कि लोकल एरिया का जो स्कूल है वो इंप्रूव हो सके, बेटर हो सके, तो उसके लिए वो फिर गाइडलाइन जो है वो सेट कर देंगे। तो इस प्रकार की प्रोसेस जो है वो यहां पर बताई जा रही है, देखने को मिल रही है, राइट, रिफॉर्म के अंदर। इसके अलावा इन्वेस्ट हम लोग को और करना है इंडिया के ह्यूमन कैपिटल के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना है। मेन फोकस रखना है कि क्लास 1 से लेकर क्लास 3 के जो बच्चे हैं छोटे, तो उनकी लर्निंग जो है वो बेसिक जो फाउंडेशनल उनकी लर्निंग जो है वो स्ट्रेंथन हो, मजबूत हो, क्योंकि ये जो क्लास होती है इस क्लास में बच्चा बेसिक सीखता है या बच्ची बेसिक सीखती है, राइट। तो अगर बच्चे इस क्लास के बेसिक्स अपने क्लियर करेंगे तब जाकर तो आगे वाली क्लास में उनको फायदा मिलेगा। ये बात वही होगी जो मैं आपको हमेशा चिल्ला चिल्ला के कहता हूं कि एनसीईआरटी पढ़ो, अपने कंसेप्ट क्लियर करो, कंसेप्ट क्लियर करोगे तो ऑटोमेटिकली कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर पाओगे आसानी से,
तो कंसेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सक्सेस को अचीव करने के लिए। और साथ ही साथ यहां पर बच्चों के अंदर कॉग्निटिव, सोशियो बिहेवियरियल और लैंग्वेज स्किल्स जो है वो डेवलप की जाए, प्रोवाइड की जाए, उनको इन सब स्किल्स जो है उनके अंदर डाली जाए, जिससे कि फ्यूचर जो लेबर मार्केट की जो नीड्स है वो मीटअप हो सके, राइट। तो आने वाले समय में जो उनको जॉब्स करनी है तो उसके अकॉर्डिंग उनको अभी से बनाया जाए, क्योंकि एक बड़ा लूपहोल हमारी एजुकेशन सेक्टर में तो सबसे बड़ा यही है कि आज की रेट में जो मार्केट की जो डिमांड है, जो कंपनीज की जो डिमांड है, वो हमारा एजुकेशन सेक्टर फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो इसी मेन जो प्रॉब्लम्स है, इसी मेन जो गैप्स है, उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया और इस पर अब बेहतरीन तरीके से काम किया जा रहा है, राइट। तो ये रिफॉर्म्स हैं जो कि इसमें मेंशन किए गए, तो आप भी अपने आंसर में ये सब रिफॉर्म्स पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो मेंशन कर सकते हो आसानी से, जो है वो बहुत बेहतरीन और मस्त आपका आंसर मिलेगा। और आप देखो कि पूरे एरियाज जो है यहाँ पर कवर हो गए, जो मेन जो एरियाज हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो आपकी ये आंसर प्रिपेयर हो गया एक। इसके अंदर कुछ यूनिक कंपोनेंट्स भी हम लोग को देखने को मिलते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। सबसे मस्त कंपोनेंट है वो ये है CERC, कंटिंजेंसी इमरजेंसी रिस्पॉन्स कंपोनेंट। ये क्या है गाइस? तो देखो, अभी जो कोरोना वायरस लॉकडाउन जो हम लोग को देखने को मिला, तो यहां पर यही कहा गया है कि कोई भी नेचुरल मैनमेड या हेल्थ डिजास्टर आता है तो इस समय ये वाला जो ये हम लोग को CERC जो देखने को मिल रही है, तो ये हेल्प करती है सरकार को कि सरकार जो है वो तुरंत रिस्पॉन्ड करे और जो भी इश्यूज आए उनको जल्दी जल्दी टैकल कर सके फटाक से। क्योंकि देखो, स्टार्टिंग जब होती है तो हम लोग को देखने को, जैसे मैंने भी आपको समझाया था कि CBSE, अब CBSE जो है उसकी गाइडलाइंस जो उसने दे दी है तो वो बिल्कुल फिक्स रहेंगी, हम लोग को देखने को मिलेंगी। बट यहां पर जैसे कि अभी कैबिनेट ने जो पैसों का अप्रूवल किया है 5,718 करोड़, तो ऑब्वियस ही बात है कि पहले से डिसाइड हो गया, ब्लूप्रिंट बन गया कि ये पैसा जो है वो कहां कहां पर लगाया जाएगा। बट अगर कोई डिजास्टर सिचुएशन आती है, जैसे कि अभी लॉकडाउन हम लोग को देखने को मिला, स्कूल वगैरह बंद थे, राइट, और या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ डैमेज हो जाता है, तो ये पैसा जो है वो तुरंत सरकार जो है वो इन एरियाज की भरपाई पर लगा सके, जिससे कि बच्चों की एजुकेशन जो है वो रुकनी नहीं चाहिए, राइट। तो इस पर मेन टारगेट यहां पर किया गया है। और CERC जो है गाइस, ये रैपिडली रिकैटेगराइज कर सके फाइनेंसिंग को, जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया कि तुरंत जो ऑलरेडी जो ब्लूप्रिंट तैयार है और जिस पर काम करना है, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में जो चीजें मेंशन्ड है, उस पर जिन जिन चीजों के लिए बजट एलोकेट किया गया है, तो उससे हटके जो है वो इसके तहत किया जा सकता है, कंटिंजेंसी इमरजेंसी रिस्पॉन्स कंपोनेंट। बट ये तभी किया जाएगा जब कोई डिजास्टर सिचुएशन आती है, जब लगता है कि हाँ यार बच्चों की जो पढ़ाई है वो मिस हो रही है। जैसे कि आज की स्थिति की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि सरकार, अभी स्कूल्स वगैरह बंद थे, अब सरकार ने ऑलरेडी स्कूल्स पर कहां कहां पर कितना पैसा लगेगा वो ऑलरेडी डिसाइड करा हुआ था, राइट। अब लॉकडाउन आ गया, जो कि अनसर्टेन सिचुएशन हम लोग को देखने को मिली थी, इसके बारे में पता नहीं था पहले किसी को। अब जब लॉकडाउन आ गया तो यहां पर ऑनलाइन एजुकेशन की नीड जो है वो बढ़ गई। अब सरकार के पास जो है वो प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी पहले से कि यार अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो हम लोग बच्चों तक डिजिटल एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करा सके, राइट, जल्दी से जल्दी, तुरंत। तो इसलिए ये वाली प्रॉब्लम आई। बट यहां पर इस प्रोजेक्ट के अंदर ये कंटिंजेंसी इमरजेंसी रिस्पॉन्स कंपोनेंट भी है कि आप पैसा जो है वो फाइनेंस जो है उसको रिकैटेगराइज करके आप एक्चुअली में जो प्रॉब्लम जो है, जो बच्चे फेस कर रहे हैं, जिसके कारण वो अपनी एजुकेशन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम को, उस गैप को जो है वो फिल करने के लिए आप पैसा एलोकेट करके उनके लिए सर्विसेज ऑफर कर सकते हो। ये वाली चीज है यहां पर। तो ये भी काफी एक अच्छा यूनिक कंपोनेंट यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा परख, ये एक मेजर कंपोनेंट है। परख, परख का फुल फॉर्म क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो इसके तहत ये एक नेशनल असेसमेंट सेंटर के तौर पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसमें ये बकायदा ये वाला जो परख का जो कंपोनेंट है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी 2020 के अंदर भी हम लोग को देखने को मिला था। तो ये जो एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन जो कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर हम लोग को देखने को मिलेगा, तो वो नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन जो है वो स्टूडेंट असेसमेंट के लिए सेट करेगा, इवैल्यूएट करेगा सभी स्कूल बोर्ड्स को। तो मोटे मोटे तौर पर मैं अगर आपको बताऊं तो ये एक ऐसी बॉडी है जो कि मॉनिटर करेगी पूरी प्रोसेस को, कि पूरी प्रोसेस सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही। जो टारगेट सेट किया हुआ है कि रिजल्ट जो है, आउटकम जो है वो अचीव करना है, तो उस टारगेट तक जो है वो पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। तो इस चीज को मॉनिटर करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए बॉडी जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही है। ये गाइड करेगी स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग को, कि लर्निंग आउटकम्स को मॉनिटर कर सकें। तो मैंने भी आपको वही चीज बताई कि पूरी प्रोसेस जो है उसको मॉनिटर करने के पर्पस के लिए ये बॉडी हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। और ये स्टेट और नेशनल लेवल पर हम लोग को देखने को मिलेगी, राइट। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी इस प्रकार की बॉडी का जिक्र जो था वो हम लोग को देखने को मिला था। तो ये चीज है गाइस। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक स्टार्स प्रोजेक्ट के बारे में। काफी अच्छा टॉपिक था और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब बात हो रही है थैलेसेमिया बाल सेवा योजना के बारे में। तो सबसे पहले थैलेसेमिया हम लोग जानते हैं, फिर इस स्कीम को देखेंगे। ये स्कीम का सेकंड फेज अभी लॉन्च किया गया है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा, दैट्स व्हाई ये स्कीम न्यूज में है। तो थैलेसेमिया क्या है गाइस? तो क्रॉनिक ब्लड डिसऑर्डर है। जिन भी लोगों को ये बीमारी होती है गाइस, तो आप देख सकते हैं ये नॉर्मल ब्लड सेल ऐसा दिखाई देता है, और जिनको थैलेसीमिया होता है उनका ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, आप देखिए ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल है, और आप देखिए ये वाला डिसऑर्डर हम लोग को देखने को मिल रहा है।
और यहां पर हर 3 से 4 हफ्ते ध्यान दीजिएगा, यहां पर पेशेंट को खून चढ़ाना होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन उनका होता है अगर उनको जीना होता है, यानी कि उनकी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, उनका जीवन जो है वो चलता रहे, तो इसके लिए उनको हर 3 से 4 हफ्तों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो करवाना पड़ता है। उनकी बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल है गाइस, तो वहां पर हीमोग्लोबिन नहीं देखने को मिलता है, हीमोग्लोबिन की उनको शिकायत होती है और इसके कारण एनीमिया जैसी प्रॉब्लम्स को ये फेस करते हैं, जिन भी जो पेशेंट्स हैं उनको ये बीमारी होती है। और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्रॉनिक ब्लड डिसऑर्डर है, याद रखिएगा, थैलेसीमिया। और इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा केसेस थैलेसीमिया के हम लोग को नजर आते हैं, और इंडिया को थैलेसीमिया कैपिटल कहा जाता है पूरे दुनिया भर में, तो ये वाली चीज भी याद रखना, ठीक है। कभी कभी फैक्चुअल इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इंडिया के अंदर 1 लाख थैलेसीमिया मेजर ब्लड ट्रांसफ्यूजन का हर महीने हम लोग को देखने को मिलता है। एवरी मंथ 1 लाख लोग जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं थैलेसीमिया मेजर से, और 40 मिलियन कैरियर इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये है थैलेसीमिया के बारे में कुछ बेसिक चीजें। और अब थैलेसीमिया बाल सेवा योजना की बात करेंगे, तो एक ऐसी स्कीम है जिसके चलते जिन भी लोगों को ये थैलेसीमिया की शिकायत है उनका स्टेम सेल ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पर कंडक्ट कराया जाता है। स्टेम सेल उनका ट्रांसप्लांटेशन होता है। उनकी फैमिली में अगर कोई भी डोनर है और उनका जो ये बोन मैरो वगैरह जो है वो मैच हो जाता है, तो उसके बाद फिर ये ट्रांसप्लांटेशन जो है वो कंडक्ट होता है। और इसके चलते जो भी लोग हैं जो थैलेसीमिया की शिकायत से जूझ रहे होते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम जो है वो उनकी क्योर हो जाती है। तो ये वन टाइम क्योर अपॉर्चुनिटी इस प्रोग्राम के थ्रू प्रोवाइड की जाती है पेशेंट्स को। एंड 2017 में इस प्रकार की स्कीम लॉन्च हुई थी, और ये स्कीम कोल इंडिया की CSR फंडेड हेमोटोपैथिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम के तौर पर हम लोग को देखने को मिलती है। CSR फंडेड, कोल इंडिया जो हम लोग को देखने को मिलती है ना, कोल इंडिया लिमिटेड, तो उनका ये CSR फंडेड का प्रोग्राम है। CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कोल इंडिया की जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो फंडिंग होती है वो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम पर जाती है, और इस प्रोग्राम के थ्रू काफी सारे लोगों को थैलेसीमिया का वन टाइम क्योर अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड की जाती है, यानी कि वन टाइम कंप्लीट क्योर ट्रीटमेंट, कंप्लीट ट्रीटमेंट, राइट, जिससे कि उनको थैलेसीमिया की शिकायत जो है वो आगे और ना हो। तो ये टोटल क्योर हो जाता है इस प्रकार के ट्रांसप्लांटेशन से। और CSR के बारे में तो आपको आइडिया होगा ना, अगर नहीं है तो बेसिक मैं आपको एक आइडिया देता हूं कि CSR होता क्या है। जैसे कि कोल इंडिया लिमिटेड है, अब कोल इंडिया लिमिटेड की ये इंडस्ट्री हम लोग को देखने को मिल रही है। जैसे मान लेते हो कि इससे निकल रहा है धुआं, ठीक है, इस इंडस्ट्री से निकल रहा है क्या, धुआं। अब ये जो धुआं है गाइस, तो ये सोसाइटी को क्या कर रहा है, ये सोसाइटी को खराब कर रहा है। इस धुआं से सोसाइटी को परेशानी हो रही है। जैसे कि यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र पर यहाँ पर पेड़ पौधे लगे होंगे, एनिमल्स होंगे, ह्यूमंस होंगे जो यहाँ पर सेटल्ड होंगे, तो इस धुएं से उनको प्रॉब्लम हो रही है। अब ये जो कंपनी है ये तो बढ़िया अपना काम कर रही है, राइट, बट इसके कारण, इस कंपनी के कारण जो है वो आसपास की जो सोसाइटी है उसको नुकसान पहुंच रहा है ना। तो अब ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कॉर्पोरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सोसाइटी को रिटर्न करे। हालांकि इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द इसलिए दिया गया है क्योंकि ये एनवायरमेंट को डैमेज करती है। ये वाली कंपनी सोसाइटी को प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है इनके एस्टैब्लिशमेंट के थ्रू, यानी कि ये जो कंपनी जो एस्टैब्लिश रहती है, यानी कि यहाँ पर जो लोकेटेड रहती है, तो उसके कारण यहाँ की जो सोसाइटी है उनको परेशानियां होती है। तो अब ये कंपनी की, कॉर्पोरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो सोसाइटी को कुछ रिटर्न करें। इसके तौर पर काफी सारी कंपनीज वगैरह हैं, जैसे पार्क्स वगैरह बना देती हैं, प्लेग्राउंड वगैरह बना देती हैं। काफी सारी कंपनीज वगैरह जो है वो सरकारी योजना में फंडिंग दे देती है अपनी CSR के थ्रू, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू, राइट। तो नाम से जन्म आ रहा है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसके लिए, सोशल सोसाइटी के लिए, राइट, कि उनको उन्हें रिटर्न करना है क्योंकि उन्होंने सोसाइटी को हार्म पहुंचाया है, राइट। तो इस प्रकार की चीज हम लोग को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखने को मिली। तो ये वाला भी एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, और बाकी ये स्कीम के बारे में हमने पूरा देख लिया, ठीक है। तो ये था बेसिक टॉपिक इससे रिलेटेड जिसकी एक जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक में बात हो रही है थाईलैंड के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके बारे में। तो इसके बारे में एक बस बेसिक आइडिया हम लोग लेंगे कि थाईलैंड के अंदर क्या इशू चल रहा है। तो देखिएगा, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट है ये, सरकार के खिलाफ ये यहाँ के जो लोग हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और पिछले 3 महीनों से ज्यादा हो गया यहाँ पर प्रोटेस्ट हम लोग को नजर आ रहा है, राइट। यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि इनको मिलिट्री मोनार्की गवर्नमेंट नहीं चाहिए। अब एक्चुअली में क्या हुआ, यहाँ की जो एट प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है, एक्चुअली में मोनार्की टाइप की यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलती है एक प्रकार की। यहाँ का जो राजा जो है, जो प्राइम मिनिस्टर हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो उसने बहुत सारी पावर जो है वो आर्मी को दे दी है, राइट। और उसके चलते वो मनमान्य अपना यहाँ पर जो रूल्स है वो चला रहा है, यानी कि अपनी मनमानी बातें जो है वो चला रहा है। इसके खिलाफ अगर कोई भी कुछ बोलता है तो उसको वो मरवा देता है, जेल भिजवा देता है। तो इस प्रकार की चीजें हो रही हैं यहाँ पर। तो जहां यहाँ के लोग जो है वो इसकी इस हरकत से, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की इस हरकत से काफी ज्यादा परेशान हो गए, राइट। तो थाईलैंड की लोकेशन बस आपको पता होनी चाहिए कि ये लोकेशन जो है वो कहाँ पर है थाईलैंड की। कभी कभी
मतलब अरेंज करने में आ जाता है कि नॉर्थ टू साउथ में जो है वो अरेंज करो। तो आपको ये वाली एटलीस्ट हमारे जो इंडिया के आसपास की जो कंट्रीज है ना, उसकी लोकेशन अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पर एक गल्फ ऑफ सियाम भी है, इसका भी एक आइडिया रखना, क्योंकि जब भी ऐसे कुछ टॉपिक पढ़ो लोकेशन वाले तो एक बार जाकर लोकेशन देख लिया करो, उसके आसपास की जगह देख लिया करो, राइट। क्योंकि डायरेक्टली तो आपसे चीजें पूछी नहीं आएंगी, उनसे आसपास की चीजों से रिलेटेड पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं ईस्ट टू वेस्ट में अरेंज करो, नॉर्थ टू साउथ में अरेंज करो, तो उसका एक अच्छा आइडिया आपको होना चाहिए मैप का। अच्छा, यहाँ के लोग जो है वो क्या डिमांड कर रहे हैं प्रोटेस्ट करते हुए, तो यहाँ सबसे पहली चीज तो यहाँ के जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है उसको हटाना है, राइट। उसका नाम क्या है प्रेजेंट प्रधानमंत्री का यहाँ के, तो प्रतुत चान ओखा। तो प्रतुत चान ओखा जो है वो उसका नाम हम लोग को देखने को मिल रहा है, और बोल रहे हैं कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टैब्लिश किया जाए, और जो एक्टिविस्ट के अगेंस्ट जो हरासमेंट होता है वो मैंने भी आपको बताया था कि यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है वो करता गया है, यानी कि यहाँ का जो राजा हम लोग को देखने को मिल रहा है जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, किंग कॉन्स्टिट्यूशनल पावर कहते हैं, और एक प्रकार का मोनार्की टाइप के सिस्टम यहाँ पर है। बट यहाँ पर वोटिंग वगैरह भी होती है, इलेक्शन वगैरह भी होते हैं, बट अल्टीमेटली चलती तो वो राजा की है। तो उससे यहाँ के लोग थोड़े से परेशान हो गए, और ये जैसे मैंने आपको बताया कि एक्टिविस्ट के ऊपर हरासमेंट होता है यहाँ पर, यानी कि जो भी इनके खिलाफ कुछ भी बोल देता है तो उनको मार दिया जाता है, उनको कालकोठरी में बंद कर दिया जाता है, जेल वगैरह में बंद कर दिया जाता है। तो ऐसी चीजें यहाँ पर नजर आती हैं, और ये चाह रहे हैं कि मोनार्की में रिफॉर्म जो है वो लाया जाए। तो देखो ये पूरी इशू जो है वो शुरू हुआ 2017 में, जब यहाँ का जो किंग की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थी उसने इंक्रीज कर दी, यानी कि अपनी जो राजा था उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो है वो इंक्रीज कर दी, बढ़ा दी। प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट का कहना है कि थाईलैंड जो है वो उस समय पर जा रहा है जिस समय पर एब्सोल्यूट मोनार्की हुआ करती थी, एब्सोल्यूट रॉयल रूल हुआ करता था, यानी कि ऐसा रूल जहां पर सिर्फ और सिर्फ किंग की चलती थी, राजा की चलती, राजा बोलता था ये करना है तो वो होगा, नहीं करना है तो नहीं होगा। तो इस प्रकार की चीजें तो वैसे ही अभी यहाँ पर दोबारा से शुरू हो गई हैं, राइट। और मोनार्की जो है उसके रिलेशन आर्मी के काफी नजदीक हम लोग को नजर आ रहे हैं, तो ये मोनार्की आर्मी गवर्नमेंट हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट, यहाँ की। और ये वाली चीज यहाँ पर बताई गई, और जो भी इनके खिलाफ जाता है तो उनको ये बंद कर देते हैं और मार देते हैं, इस प्रकार की भी चीजें सामने आ रही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इस कानून के बारे में पता होना चाहिए, लेसे मेजेस्टी कानून। लेसे मेजेस्टी कानून को खत्म करने की डिमांड की जा रही है यहाँ के लोगों के द्वारा, क्योंकि यही एक कानून है जो कि बहुत बुरी स्थिति जो है वो पैदा कर रहा है। लेसे मेजेस्टी कानून, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि लेसे मेजेस्टी कानून जो है वो फलाना किन कंट्री में हम लोग को देखने को मिलता है, किस कंट्री के अंदर देखने को मिलता है, जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में था, जैसे कि आपको फ्रांस रख दिया जाएगा, जर्मनी रख दिया जाएगा, मतलब ऐसी कंट्री रखी जाएगी जिसमें कि आप ये लेसे मेजास्टी इस प्रकार के टर्म को पढ़कर आप उसकी तरफ देखने की कोशिश करोगे, राइट। यहां पर आपका ध्यान नहीं बैठेगा थाईलैंड की तरफ, बट होगी ये थाईलैंड। तो ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, तो उस पर आप थोड़ा सा याद रखना कि लेसे मेजेस्टे जो लॉ है, कानून है, वो थाईलैंड का हम लोग को देखने को मिलता है। अब ये जो कानून है गाइस, तो ये पूरी तरह से मोनार्की को जो है वो प्रोटेक्ट करता है, यानी कि इस कानून के तहत इसका जो सेक्शन 112 इंडियन पीनल कोड का जो हम लोग को देखने को मिलता है वो ये कहता है कि अगर जो राजा के जो परिवार हैं या रानी है राजा की, मतलब उससे रिलेटेड जो भी लोग हैं, उनके अगेंस्ट अगर कोई भी कुछ बोलता है, उनको डिफेम करता है, बदनाम करता है, कुछ भी बोलता है, गाली बक दिया, कुछ कर दिया ऐसा, तो ये उनको 3 से 15 साल तक की जेल जो है वो करवा सकते हैं। यानी कि राजा जो है वो बोल सकता है कि आपने मेजेस्टी जो लॉ है, लेसे मेजेस्टी लॉ, उसका उल्लंघन किया और अब आप जेल जाओ, और इवन मरवा भी दिया जाता है। बहुत बुरी स्थिति है यहाँ पे, राइट। और कुछ हालांकि कंजर्वेटिव इसको मतलब चाहते हैं कि ऐसे ही रहे, यानी कि प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि ये कानून जो है वो ऐसे ही रहे, क्योंकि इनका मानना ये है कि जो पहले से सदियों से जो मोनार्की चली आ रही थी वो पूजनीय है हमारे लिए, और उसको हमें फॉलो करना चाहिए, यानी कि राजा जो है वो पूजनीय है, उसको फॉलो करना चाहिए। तो इसलिए कंजर्वेटिव की अप्रोच है, वो चाहते हैं कि ये मोनार्की के अंदर जो रिफॉर्म है वो नहीं आना चाहिए, राइट। बट बहुत सारे लोग स्पेशली यंगस्टर जो है वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर रिफॉर्म जो है वो लाया जाए और राजा की मनमानी जो है वो यहाँ पर ना हो। तो ये वाली बात यहाँ पर बताई गई। और राजा ने जो काफी सारा अपना पर्सनल कंट्रोल जो है वो काफी सारे, जैसे पैलेस फॉर्च्यून की अगर हम लोग बात करें, और भी काफी सारी ऐसी जगह हैं जहां पर इसने अपना पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो रखा हुआ है। तो कहा है कि उससे जो है उसको हटाओ राजा को, क्योंकि यहाँ पे ये लैविश लाइफ भी जीता है एकदम, क्योंकि मोनार्क है यार, मोनार्क तो आप जानते हैं कि वो उनकी लाइफ जो होती है वो काफी लैविश टाइप की भी होती है। तो उससे भी यहाँ के लोग जो है वो थोड़े से परेशान है कि एक तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो डेमोक्रेसी है वो तो बिल्कुल भी नजर नहीं आती है। इवन जो लोग इलेक्शन जो देते हैं, यानी कि इलेक्शन जो कंडक्ट होता है उसमें जो लोग बाग जिसको वोट देते हैं वो तक नहीं जीत पाता है। ये लोग ऐसी हरकत कर देते हैं। कभी कभी तो कुछ पार्टी जब उभर के आती है तो उसको ये बैन भी कर देते हैं पार्टीज को। तो ये वाली चीज है। तो यहाँ पे सिस्टम जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हम लोग को नजर आता है मोनार्की का। तो उसको उसके अगेंस्ट जो है यहाँ के लोग हैं। मोटे मोटे तौर पर आपको बस ये पता होना चाहिए कि थाईलैंड के अंदर हम लोग को मोनार्की सिस्टम देखने को मिलता है। बट आप इसको नहीं नकारेंगे कि यहाँ पर इलेक्शन नहीं होते। यहाँ पर डेफिनेटली इलेक्शन होते हैं, बट चलती यहाँ पे अल्टीमेटली यहाँ के राजा की हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, उसी की चलती है यहाँ पर। तो ये एक इशू बड़ा हम लोग को नजर आ रहा है।
तो जिसके बारे में एक जनरल बस आपको अभी के लिए बेसिक आइडिया होना चाहिए। अगर आगे चल के कोई अच्छा आर्टिकल आता है और अगर ये टॉपिक जो है वो लगातार न्यूज में आता है तो अपन इसके बारे में और हिस्ट्री देखेंगे इसकी और पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन इज मोर देन सफिशिएंट, राइट। एंड पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए गाइस, अपन एक बेसिक कंसेप्ट को ऑलरेडी कई बार क्लियर कर चुके हैं कि अगर इकोनॉमी को रिवाइव करना है तो कंजम्पशन जो है उसको इंक्रीज करना होगा। यानी कि लोग बाग जब खर्चा करेंगे, लोग बाग जब सामानों को खरीदेंगे, तब जाकर ये इकोनॉमी रिवाइव होगी। अब कैसे रिवाइव होगी तो उस पर मैं कई बार हालांकि पहले भी बता चुका हूं, फिर से बताता हूं। जैसे कि ये कुछ लोग हैं, अब गाइस ये अगर खर्चा करेंगे, राइट, क्योंकि सरकार का भी टारगेट क्या है कि जनरेट करना कंजम्पशन डिमांड को, खपत की मांग को जो है वो जनरेट करना, बढ़ाना, कैपिटल स्पेंडिंग को बढ़ाना, पूंजीगत व्यय को बढ़ाना इकोनॉमी के अंदर, राइट, जिससे कि इकोनॉमी अपनी रिवाइव हो सके। तो ये पूरी साइकिल चलती है। जैसे कि एक व्यक्ति जो है वो एक दुकान पे गए, अब दुकान पे जब ये व्यक्ति गए तो इन्होंने दुकान से सामान खरीदा। अब जब दुकान से सामान खरीदा, दुकानदार को दिया पैसा। अब दुकानदार के पास जब पैसा आएगा तो दुकानदार पेमेंट करेगा अपने एम्प्लॉइज को, राइट। अब ये एम्प्लॉइज जो है वो दूसरी जगह जाकर खर्चा करेंगे और वैसे ही दूसरी जहां पर भी ये खर्चा करेंगे वहां पर जो लोग हैं, यानी कि जो काम कर रहे हैं जिस जगह पर ये जो खर्चा करेंगे, तो उनको जो है वो पैसा मिलेगा, फिर वो कहीं और खर्चा करेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, ये इकोनॉमी जो है वो सिर्फ अगर कंजम्पशन शुरू होता है तो ये इकोनॉमी जो है वो रोटेट करती है, रिवाइव करती है। इस प्रकार से ये हम लोग को देखने को मिलता है। मनी का जो है वो रोटेशन हम लोग को देखने को मिलता है। पैसा जो है वो जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हाथ में, तो और इसी प्रकार से जो है वो ये इकोनॉमी जो है वो रिवाइव होती है, राइट। तो इकोनॉमी को रिवाइव करने का मेन जो फोकस है सरकार का वो यही है कि लोग जो है वो खरीदारी करें, खर्चा करें, कि लोगों के हाथ में जो है वो पैसा है। तो इसी को लेकर सरकार इनिशिएटिव लेकर आई है, स्पेशली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए, कि इनको इस स्कीम के थ्रू बेनिफिट मिलेगा। ये अलग अलग इनिशिएटिव लाई है। लीव ट्रैवल कंसेशन कैश वाउचर स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है। यहां पर सरकार जो है वो डायरेक्टली कैश पेमेंट प्रोवाइड कराएगी एम्प्लॉइज को इंस्टेड ऑफ लीव ट्रैवल कंसेशन वाउचर। अब लीव ट्रैवल कंसेशन वाउचर क्या होता है, जब आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे तो आपके पास जो होती है वो ट्रैवल लीव होती है, राइट। और ये बेसिकली आपका जो पूरा खर्चा होता है बाहर जाने का, घूमने का, वो सरकार उठाती है, राइट। ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज होते हैं तो उनको इस प्रकार के जो ट्रैवल वाउचर्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं कि वो जहां पर भी जाएंगे, घूमेंगे, तो उस पर जो भी खर्चा वगैरह जो होगा वो ये मतलब सरकार के थ्रू जो है वो जाता है, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनको जो एम्प्लॉइज को जो वाउचर दिया जाता है, उस वाउचर की जगह एम्प्लॉइज जो है उनको कैश पेमेंट दिया जाएगा, जिससे कि वो अपना ये वाला जो पैसा है वो जहां चाहे वहां स्पेंड कर सके। तो हमने क्या देखा, अब ये एम्प्लॉय जो है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं, या इस वाली फोटो पे आओ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं। अब जब ये खर्चा करेंगे, अब ये जाएंगे यहाँ पर दूसरी जगह दुकानदार से दुकान मतलब परचेजिंग करेंगे, किसी भी चीज की परचेजिंग करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है जहां पर भी ये पैसा स्पेंड करेंगे वो जो पैसा उनके पास जाएगा और फिर क्या होगा, सामने वालों के पास पैसा आएगा और सामने वालों के पास जब पैसा आएगा तो वो खर्चा करेंगे। इस तरीके से इकोनॉमी रिवाइव होगी। तो ये एक इनिशिएटिव है सरकार का इकोनॉमी को रिवाइव करने की तरफ। इसके अलावा स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम भी यहाँ पर देखने को मिली है। सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं, अब बताया जा रहा है कि उनको इंटरेस्ट फ्री एडवांस जो है वो 10,000 रुपए का प्रोवाइड किया जाएगा प्रीपेड रुपए कार्ड के तौर पर, जिसको वो 31 मार्च 2021 तक खर्चा कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं। इवन कैपिटल एक्सपेंडिचर भी जो है उसको बढ़ाने के लिए स्टेट्स को बताया जा रहा है कि इंटरेस्ट फ्री 50 सालों का लोन दिया जाएगा। और इस स्कीम के थ्रू ये फैसला जो है वो ले लिया है सरकार ने। अब जो राज्य हैं उनको लोन दिया जाएगा 50 सालों के लिए, राइट, और इंटरेस्ट फ्री, उस पर राज्यों को कोई इंटरेस्ट जो है वो नहीं देना है, राइट। और इसमें 12,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग को देखने को मिलेगा, जिसको स्टेट जो है वो 31 मार्च 2021 तक खर्चा करेंगी। इसमें 200 करोड़ रुपए 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, यानी कि हर एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए 200 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं। 450 करोड़ रुपए मतलब उत्तराखंड के लिए और 450 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के लिए एलोकेट किए जा रहे हैं। 7,500 करोड़ रुपए बताया जा रहा है कि जो रिमेनिंग स्टेट्स है उनको जो फाइनेंस कमीशन की जो डिवोल्यूशन है उसके शेयर के आधार पर, यानी कि जो फाइनेंस कमीशन ने जो डिसाइड किया है उनके शेयर के आधार पर जो है वो रिमेनिंग स्टेट्स को भी 7,500 करोड़ रुपए प्रोवाइड किया जा रहा है। अब ये स्टेट को इसलिए प्रोवाइड किया जा रहा है कि स्टेट्स इन पैसों का उपयोग करेंगे वेरियस एक्सपेंडिचर के ऊपर, यानी कि रोड बनाने के ऊपर, डिफेंस पर्पस के ऊपर, वाटर सप्लाई के ऊपर, अर्बन डेवलपमेंट, राइट। तो इन सब चीजों के ऊपर डोमेस्टिकली, यानी कि उन स्टेट के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है तो उस पर उसके इक्विपमेंट्स वगैरह को लाने के लिए, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो कि स्टार्टअप वगैरह उस स्टेट के अंदर कोई है तो उनको सपोर्ट करने के लिए, तो ये स्टेट जो है वो इन एरियाज पर पैसा खर्च करेगी। और इसके अलावा इतना ही नहीं, एडिशनल 25,000 करोड़ रुपए
ये बजट में जो है वो इंक्लूड कर दिया गया है और उसी के थ्रू ये कैपिटल एक्सपेंडिचर भी जो है, जो मैंने भी आपको ये पूरा बताया, तो वो प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। तो ये चीज है, यहाँ पर मेनली फोकस हम लोग को देखने को मिल रहा है। और अगर आपको ये पूरा डेटा अगर और डिटेल में ही पढ़ना है तो हालांकि जरूरत नहीं, इतना जो मैंने आपको बता दिया वो मोर देन सफिशिएंट है। तो आप इस लिंक पर जाकर देख सकते हैं। आप इस लिंक पे भी जाओगे तो सेम डेटा ही जो है वो आपको मिलेगा। एक्चुअली क्या था कि कुछ कुछ जगह पर कुछ कुछ न्यूज के जो प्लेटफॉर्म्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जहां से जैसे न्यूज़पेपर वगैरह हो गया, तो उनमें से कुछ कुछ डेटा जो है वो इधर उधर नजर आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि डायरेक्टली पीआईबी के डेटा को रेफर करते हुए आपके सामने यहाँ पर मेंशन करूं, ठीक है। फिर भी आप चाहें तो इस पीआईबी की रिपोर्ट को एक बार देख सकते हैं, हालांकि नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, बट फिर भी मोटे मोटे तौर पर आपको ये तीन चीज जो है वो पता होनी चाहिए कि इस प्रकार की तीन चीज लाई जा रही हैं और इससे फायदा डायरेक्टली जो है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को होगा और इनडायरेक्टली फायदा जो है वो पूरी इकोनॉमी को हम लोग को होगा, देखने को मिलेगा, राइट। क्योंकि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के हाथ में पैसा आएगा ज्यादा, तो वो जो है वो पैसा खर्चा करेंगे बाहर, और जब वो खर्चा करेंगे तो, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी इवन जैसे कि अगर हम लोग बात करें, ये देखो आप, ये जो इनको फेस्टिवल एडवांस प्रोवाइड किया जा रहा है, उनको 31 मार्च 2021 से पहले पहले इसको खर्चा करना है, राइट। तो ये वाली चीज भी। और यहाँ पर स्टेट के लिए भी देखो आपकी 31 मार्च 2021 से पहले स्टेट्स खर्चा कर रहा है। ऐसा नहीं कि स्टेट्स के पास पैसा आ गया और स्टेट दबा के बैठी हुई पैसा खर्चा नहीं कर रही, इनको खर्चा करना जरूरी है। जब ये खर्चा करेंगे तो लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, और जब पैसा जाएगा तो इकोनॉमी रिवाइव होगी। तो ये एक इनिशिएटिव है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, तो जिसका एक आपको आइडिया होना चाहिए। और आप नोट डाउन भी कर सकते हैं इस इनिशिएटिव के बारे में कि क्या क्या, जो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम हम लोग को, क्राइसिस जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसको रिवाइव करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए। तो आप इन सब चीजों का उपयोग कर सकते हैं, राइट। अब एक रिपोर्ट सामने आई है, उसमें बताया जा रहा है कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के कारण ह्यूमन का जो लंग सेल्स है, यानी कि जो हमारे जो फेफड़े हैं उसके जो सेल्स हैं, वहां पर बहुत ज्यादा साइटोटॉक्सिटी देखने को मिल रही है। अब ये साइटोटॉक्सिटी से घबराना नहीं है। देखो टॉक्सिक यहां पर हम लोग को नजर आ रहा है, यानी कि कुछ ऐसे जहरीले पदार्थ जो कि हमारे जो लंग्स हैं, जो रेस्पिरेटरी जो हमारा सिस्टम है, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए नजर आते हैं, देखने को मिलता है, राइट। तो ह्यूमन के जो लंग सेल हैं उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं पार्टिकुलेट मैटर 2.5। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 क्या होता है? जो ये पॉल्यूशन वगैरह जो हम लोग को नहीं देखने को मिलता, एयर में जो पॉल्यूशन होती है, अब इन पॉल्यूशन में जो आप देखो, ये पूरा पॉल्यूशन के देखो छोटे छोटे कण होते हैं बेसिकली, जो हम लोग को दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कि जो ये पॉल्यूशन निकलता है इंडस्ट्री से, जो धुआं निकलता है, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, जब फटाके वगैरह फूटते हैं तो धुआं निकलता है, जब जलाया जाता है किसी मटेरियल को, राइट। जैसे कि स्टबल बर्निंग की अगर हम लोग बात करें, ये क्रॉप के जो रेसिड्यू वगैरह जो होते हैं, ये भूसा वगैरह जो होता है, उसको जब किसान वगैरह जलाते हैं, तो ये जलने के बाद जब ये मतलब जो एमिशन होता है पॉल्यूशन का, तो उसमें बहुत सारे गैसेस वगैरह होती हैं, राइट। और उनमें कुछ ऐसे कण होते हैं जो कि ह्यूमन की बॉडी के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं, राइट। तो ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो ये पार्टिकुलेट मैटर 2.5 होते हैं। आप देख सकते हो जैसे कि ये फिगर आपको नजर आ रहा है, तो ये पार्टिकुलेट मैटर 2.5 हम लोग को देखने को मिल रहा है। इनमें से भी अगर आप देखोगे तो ये सबसे छोटे वाले जो कण आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, बिल्कुल जैसे कि आप ये कण जो होते हैं, देखो ये तो यहाँ पे फोटो में तो आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, बट ऐसे हम लोग को नेकेड आई से नहीं दिखाई देते। यानी कि अगर ये वाला भी अगर कण होगा एयर में, तो आपको नहीं दिखाई देगा, मुझे नहीं दिखाई देगा। ये सब चीजें जो है वो साइंटिस्ट रिसर्चर को माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है वो दिखाई देता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं पॉल्यूटेंट्स जो कि एयर पे हम लोग को देखने को मिलती है। और इनमें से स्टडी के थ्रू ये बताया जा रहा है कि जो सबसे छोटा जो हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि सबसे बारीक जो होता है, तो जो कि 0.25 माइक्रोमीटर से भी कम का हम लोग को नजर आता है पार्टिकुलेट मैटर, वो सबसे ज्यादा जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 में, यानी कि अगर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की अगर हम लोग बात करें, तो उसमें सबसे ज्यादा 0.25 माइक्रोमीटर से भी कम का ये पार्टिकुलेट मैटर कंटेंट हम लोग को नजर आ रहा है। और ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक है ह्यूमंस के लिए। तो यही चीज ये स्टडी के थ्रू जो है वो पता लगी है, एक रिपोर्ट के थ्रू हम लोग को देखने को मिली है। न्यू दिल्ली में ये स्टडी कंडक्ट हुई थी। इनसाइट्स ऑन बायोलॉजिकल रोल ऑफ अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स ऑफ साइज पार्टिकुलेट मैटर लेस देन 0.25 माइक्रोमीटर, और ये इस पर स्टडी हुई थी न्यू दिल्ली पर, और इस पर ये रिपोर्ट आई। तो आपको सिंपली इस रिपोर्ट में ये पता होना चाहिए कि आज की डेट में जो इश्यूज चल रहे हैं, तो वो ये है कि एयर पर जो पार्टिकुलेट मैटर है, उसमें से भी सबसे बारीक जो मैटर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो कि काफी हायर पोर्शन पे है, यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा में है, और ये काफी नुकसानदायक है ह्यूमन की हेल्थ के लिए, स्पेशली रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ह्यूमन के। और ये इतने ज्यादा बढ़ कैसे गए हैं? तो इनके बढ़ने के पीछे का जो कारण हम लोग को देखने को मिलता है, एक तो दिवाली, राइट, दूसरा स्टबल बर्निंग जो कि हरियाणा और पंजाब में हम लोग को नजर आ रहा है, देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक फेवरेबल मेट्रोलॉजिकल कंडीशन भी हम लोग को देखने को मिलता है। मौसम संबंधी भी परिस्थिति ऐसी बन जाती है, जैसे कि जब टेम्परेचर कम होता है, अभी सर्दियों का सीजन आ रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, ह्यूमिडिटी एकदम हाई हो जाती है, तो उस समय पर, यानी कि
नमी जो है वो तापमान पर हम लोग को देखने को मिलती है और टेम्परेचर जो है वो कम रहता है, तो उस समय ऐसा जो पीरियड जब आता है तो उस समय ये पार्टिकुलेट मैटर बहुत समय तक एयर में सस्पेंडेड रहते हैं, यानी कि हम लोग को एयर में देखने को मिलता है। और इस सस्पेंडेड मटेरियल को जब ह्यूमंस इनहेल करते हैं तो उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में उनको प्रॉब्लम जाती है, राइट। तो ये वाली चीज आप लोग को समझनी, ये वाला कंसेप्ट स्टडी के थ्रू सामने आया है जिस पर फोकस करना है आपको। और ये सब रिपोर्ट इसलिए सामने आ रही है क्योंकि अभी दिवाली वगैरह आ रही है और मतलब अलर्ट किया जा रहा है, और साथ ही साथ ये जो सीजन है जहां पर सबसे ज्यादा हम लोग को स्टबल बर्निंग देखने को मिलती है, जिसके बारे में पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में अपन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट। तो इसलिए ये सब रिपोर्ट सामने आ रही है कि लोग बात थोड़े सतर्क हो और थोड़ा सा कंट्रोल करें ये सब चीजों को, क्योंकि इससे प्रॉब्लम जो है वो एनवायरमेंट को ही ना सिर्फ हो रही है, ऑल ओवर ह्यूमन की हेल्थ पर भी बहुत बुरा इंपैक्ट जो है वो इसके कारण देखने को मिल रहा है। हेल्थ पर इंपैक्ट क्या है? स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट अटैक वगैरह आ सकता है, हार्ट या लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है, लंग कैंसर हो सकता है, राइट। तो ये सब चीजें इस पार्टिकुलेट मैटर के इनहेलेशन के चलते देखने को मिल सकता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है गाइस, तो इसमें बताया जा रहा है कि अगर फैक्टर डी प्रोटीन को ब्लॉक कर दिया जाए तो कोरोना वायरस के कारण जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होते हैं उसको रिड्यूस किया जा सकता है। गाइस मैंने आपको पिछले महीने ही साइटोकाइन स्ट्रॉम के बारे में पढ़ाया था और भी कोरोना वायरस से रिलेटेड टॉपिक्स को मैंने डिस्कस कराया था आप लोगों को। मैं आपको बताता हूं, ये हम लोग ने ACE2 रिसेप्टर के बारे में भी पढ़ा था, ब्रिडी केनाइन स्ट्रॉम फिनोमेना के बारे में अपन ने डिस्कस किया था, और साथ ही साथ साइटोकाइन स्ट्रॉम के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो टॉपिक कहां पर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो ये आपको 20 सितंबर 2020 के लेक्चर में 26 मिनट 3 सेकंड पे आप जाओगे तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। आप इस टॉपिक को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा एक्चुअली में, स्पेशली अब साइटोकाइन स्ट्रॉम वाले टॉपिक को देखिएगा। इसी लेक्चर में मैंने यानी कि 20 सितंबर वाले लेक्चर में ही बताया था कि साइटोकाइन स्ट्रॉम जो है वो कहां पर मिलेगा आपको। और अगर जिन स्टूडेंट्स को पता है कि साइटोकाइन स्ट्रॉम जो है वो किस लेक्चर में मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर उनके पास नोट्स वगैरह होंगे और अगर वो स्क्रॉल करके डेट बता दे तो नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर डेट मेंशन कर दीजिएगा, और अगर आप चाहें तो वीडियो की लिंक भी डाल दीजिएगा कि किस वीडियो पर मैंने जो है वो आपको पढ़ाया हुआ था साइटोकाइन स्ट्रॉम के बारे में। क्योंकि आप साइटोकाइन स्ट्रॉम जब समझेंगे ना तब आपको एक्जैक्टली पता लगेगा कि क्या बुरी स्थिति जो है वो डेवलप करता है कोरोना वायरस बॉडी के अंदर, जिसके चलते एक ह्यूमन के जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है ह्यूमन का वो डैमेज हो जाता है एकदम से, राइट। तो वो जो इश्यूज क्रिएट करता है कोरोना वायरस, जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कोरोना वायरस के कारण देखने को मिलता है, तो वो जो रिएक्शन है इसको रिड्यूस किया जा सकता है। ये साइंटिस्ट रिसर्चर का कहना है कि अगर फैक्टर डी प्रोटीन को ब्लॉक किया जाएगा तब, राइट। तो ये एक नई स्टडी कंडक्ट हुई है जॉन्स हॉपकिंस मेडिसिन रिसर्चर्स के द्वारा। टीम ने फोकस किया था दो प्रोटीन के ऊपर, फैक्टर एच प्रोटीन और फैक्टर डी प्रोटीन, और इनको कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। ये हेल्प करती है हमारे इम्यून सिस्टम को पैथोजेंस जो है उसको रिमूव करने के लिए, क्लियर करने के लिए। जो भी वायरस आता है, पैथोजेंस वगैरह आते हैं ना, तो हमारा इम्यून सिस्टम हमें प्रोटेक्ट करके रखता है, हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म के तौर पर वो रोल प्ले करता है। तो ये क्या करता है, जैसी पैथोजन आए बॉडी के अंदर, जैसी वायरस आए बॉडी के अंदर, तो ये हेल्प करता है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, फैक्टर एच, फैक्टर डी, ये हेल्प करते हैं कि बॉडी के बाहर जो है वो चले जाते हैं पैथोजन, वायरस वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह, है ना। और रिसर्चर ने क्या डिस्कवर किया कि कोविड-19 की जो स्पाइक होती है, स्पाइक क्या होता है, ये वाला एरिया कोविड का, ये हम लोग को देखने को मिल रहा है ना, इसी के कारण जो है उसको कोरोना कहा जाता है, क्योंकि ये बेसिकली क्राउन की तरह हम लोग को देखने को मिलता है, जो ताज होता है ना किंग का, उसी की प्रकार से ये देखने को मिलता है स्पाइक इसकी। तो कोरोना वायरस की जो स्पाइक हम लोग को देखने को मिलती है, कोविड-19 की जो स्पाइक है, तो ये क्या करती है, ये फैक्टर डी जो है उसको ओवर स्टिमुलेट कर देती है, यानी कि मतलब उत्साहित कर देती है उसको, यानी कि उत्तेजित, आप बोल सकते हो उत्तेजित कर देती है उसको, यानी कि वो फास्ट हो जाता है, थोड़ा सा उसकी प्रोसेस फास्ट हो जाती है। और उसकी प्रोसेस फास्ट होने के कारण हम लोग को देखने को मिलता है कि ये प्रिवेंट करता है कि फैक्टर एच जो है वो खुद ब खुद जो है वो रिस्पॉन्ड कर पाए, उससे ये प्रिवेंट करता है, क्योंकि इतना ये फास्ट हो जाता है कि फैक्टर एच जो है वो डिसेबल हो जाता है। तो इस प्रकार की चीज आप समझो, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ये क्या करता है, हाइपर एक्टिव कर देता है किसी चीज को, किसको कंफ्यूज करते हुए, फैक्टर डी को कंफ्यूज करते हुए, फैक्टर डी को ये ओवर स्टिमुलेट कर देता है। और अगर फैक्टर डी को हम लोग ब्लॉक कर देंगे इस प्रोटीन को बॉडी के अंदर, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये फैलने से जो है वो रोक देगा कोरोना वायरस, यानी कि इन्फेक्शन को फैलने से रोक देगा, क्योंकि फैक्टर डी जो होगा उसी पर ये बेसिकली मेन फोकस। आप ये ऐसे समझो यार कि देखो, ये अगर कोरोना वायरस फैक्टर डी तक अगर नहीं पहुंच पाएगा तो आगे जो है ये अपने इन्फेक्शन को स्प्रेड नहीं कर पाएगा, ये दूसरे जो बॉडी के फंक्शन है उनको कंफ्यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका काम होता है ये बॉडी के फंक्शन को कंफ्यूज कर देता है, जो कि आप साइटोकाइन स्ट्रॉम अगर आप पढ़ेंगे तब आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे ये कंफ्यूज करता है, राइट। तो ये अगर फैक्टर डी जो प्रोटीन है उसको अगर हम लोग ब्लॉक कर दें, राइट, उसकी जो प्रोसेस है, उसकी जो क्षमता है उसको रोक दें हम, तब क्या होगा कि ये आगे जो है वो फैलाने पर मतलब काम नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार की चीज बताई जा रही है कि इस प्रकार से कोरोना वायरस को जो है वो रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है।
तो ऐसी चीज जो है वो ये साइंटिस्ट रिसर्चर की एक स्टडी के थ्रू देखने को मिल रही है। और जब ये कोरोना वायरस अटैक करता है ACE2 रिसेप्टर के ऊपर, और ACE2 रिसेप्टर का कंसेप्ट आपको ये ब्रेडिकेनाइन स्ट्रॉम में मैंने पढ़ाया हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं जाकर, जिसकी चलते ये क्या करता है, और भी दूसरे सेल्स हमारी बॉडी के होते हैं उसको ये इन्फेक्ट करता है। और ये क्या करता है, फैक्टर एच को प्रिवेंट करता है कि फैक्टर एच जो शुगर मॉलिक्यूल का उपयोग करते हैं सेल्स को पकड़ के रखने के लिए, बाइंड करके रखने के लिए, तो उसको ये हटा देता है। तो कुल मिलाकर ये हमारी जो इम्यून सिस्टम जो है उसको किस प्रकार से मतलब कंफ्यूज करता है कि ये फैक्टर डी जो है उसको ओवर स्टिमुलेट कर देता है, यहीं से इसकी प्रोसेस शुरू होती है। और यही प्रोसेस को बंद करने के लिए हमें ब्लॉक करना होगा फैक्टर डी प्रोटीन को, और अगर ऐसा कर लिया तो कोरोना वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ऐसी एक रिसर्च जो है वो सामने आई, जिसका एक जनरल बस आपको आइडिया होना चाहिए। बट हाँ, अगर आप ये वाला टॉपिक नहीं भी पढ़ रहे हैं तो भी ठीक है, वैसे आप पढ़ लो तो अच्छा है, एक बार देख लो। बट साइटोकाइन स्टॉर्म जो है उसको जरूर पढ़ लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो ये था पूरा टॉपिक। अब यहां पर बात की जा रही है इनफ्यूजर के बारे में। फुल फॉर्म क्या है, एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन फ्यूजन सर्विस। नाम से आपको समझ आ जाना चाहिए, एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन की बात हो रही है कि एनवायरमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने की ये सर्विस हम लोग को नजर आ रही है, देखने को मिल रही है, जो कि अभी लॉन्च की गई है रिसेंटली दिल्ली में। बहुत ही हाई रेजोल्यूशन सिटी स्केल मॉडल के तौर पर ये हम लोग को देखने को मिल रही है। ये डेवलप की गई है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और फिनिश मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के कोलैबोरेशन के चलते, राइट। और ये आइडेंटिफाई कर रही है कि एयर पोल्यूशन के जो हॉटस्पॉट हैं, राइट, वो कहां पर किस किस जगह पर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, यानी कि एक पूरी दिल्ली सिटी में कहां पर सबसे ज्यादा लेवल एयर पोल्यूशन का है, उसको आइडेंटिफाई करके उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कराने की ये हम लोग को सर्विस देखने को मिल रही है, एक सिस्टम हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो सिंपल सी चीज बस ये आपको पता होनी चाहिए। और स्पेशलिटी इसकी क्या है गाइस, तो ये बहुत ही मतलब अच्छा डेटा जो है, प्रॉपर मेजरमेंट वाला डेटा जो है एयर क्वालिटी ऑब्जर्वेशन का प्रोवाइड कराएगी। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, रोड नेटवर्क, बिल्डिंग, लैंड यूज इंफॉर्मेशन, हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस, ग्राउंड एलिवेशन, पॉपुलेशन डेटा सबकी प्रोवाइड कराती है, यानी कि किस क्षेत्र पर कितने लोग हैं, किस क्षेत्र पर कितने लेवल का पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो रियल टाइम बेसिस पर ये पूरी इंफॉर्मेशन ये सिस्टम जो है वो प्रोवाइड कराता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन फ्यूजन सर्विस, ठीक है। तो इस पर एक आपको आइडिया होना चाहिए, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम, गाइस आने वाले समय पे अब यात्री जो है वो स्पेस पर जाकर ट्रैवल कर सकेंगे, और इसी का ये सिस्टम हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसका 7वां टेस्ट लॉन्च जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है, राइट। ये टूरिस्ट को स्पेस में ले जाएगा, ये वाला ये रॉकेट आपको जो नजर आ रहा है, रॉकेट सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है, न्यू शेफर्ड इसका नाम है। इसको बनाया है अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस के की जो स्पेस कंपनी है ब्लू ओरिजिन, इसके द्वारा। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, पता है, स्टेट सिविल सर्विसेज के अंदर, कि ब्लू ओरिजिन जो है ये कंपनी किसकी है, तो अमेजॉन की ये कंपनी है, याद रखना, राइट। और यूपीएससी आपसे न्यू शेफर्ड के बारे में स्पेशली पूछेगी, स्टेट सिविल सर्विस में भी आएगा, बट यूपीएससी जो है वो ऐसे डायरेक्ट नाम वगैरह जो है वो नहीं पूछती है, कम ही पूछती है, बहुत ही रेयरली, और ना के बराबर, राइट। बट फिर भी ऐसे जो चीजें हैं वो स्टेट सिविल सर्विस में आ जाती हैं कई बार, तो इसलिए अमेजॉन याद रखना, ब्लू ओरिजिन याद रखना, जिन्होंने इसको बनाया न्यू शेफर्ड को, राइट। और ये टूरिस्ट को जो है वो स्पेस पे ले जाएगी, और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि धरती का जो 100 किलोमीटर का जो एरिया है वहां तक ये लेकर जाएगी, 100 किलोमीटर के एरिया के ऊपर, राइट। टूरिस्ट वहां पर जाएंगे, देख सकेंगे, पूरी चीजों को ऑब्जर्व कर सकेंगे, तो मजा आएगा टूरिस्ट को। और न्यू शेफर्ड जो है गाइस, इसका नाम रखा है एक एस्ट्रोनॉट जो कि पहले अमेरिकन थे जो स्पेस में गए थे, जिनका नाम था एलन शेफर्ड। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि पहले इंडियन जिन्होंने स्पेस में विजिट किया था, फर्स्ट टू विजिट स्पेस, फर्स्ट इंडियन होना चाहिए, मैंने इंडिया लिख दिया, सॉरी, फर्स्ट इंडियन टू विजिट स्पेस, उनका नाम आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। एसेंशियली ये एक रॉकेट सिस्टम के तौर पर हम लोग को देखने को मिलती है, जिसको डिजाइन किया गया है कि जो एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो ऊपर जा सकें रॉकेट में, यानी कि बैठकर ट्रैवल कर सकें, वही चीज मैंने आपको भी समझाई थी। और ये किसको पास कर सकें, कर्मन लाइन को पास कर सकें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्मन लाइन जो है वो कहां पर हम लोग को देखने को मिलती है, आप देखो, ये धरती है, धरती के 100 किलोमीटर की जो लाइन है उसको कर्मन लाइन जो है वो कहा जाता है। तो इसको क्रॉस करेगी ये रॉकेट सिस्टम, ठीक है, न्यू शेफर्ड। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज बाउंड्री लाइन है ये स्पेस की, यानी कि इसके बाद जो है वो स्पेस शुरू हो जाता है, स्पेस हम लोग को देखने को मिलता है, ऐसा कहा जाता है कि 100 किलोमीटर का एरिया है, उसके बाद स्पेस होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, कर्मन लाइन। तो याद रखना, कर्मन लाइन, धरती से 100 किलोमीटर का एरिया जो होता है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया है कि उसके ऊपर जो है वो स्पेस माना जाएगा, तो इसको कर्मन लाइन को जो है वो क्रॉस करेगा ये रॉकेट सिस्टम। अब गाइस यहां पर बात हो रही है होलोग्राफिक इमेजिंग के बारे में, बहुत ही शानदार ये टॉपिक है। अभी साइंटिस्ट ने
एक ऐसा मेथड डेवलप किया है जिसके तहत ये होलोग्राफिक इमेजिंग का उपयोग कर रहे हैं वायरस और एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए। पहले मैं आपको समझा देता हूं होलोग्राफी क्या होती है, उसके बाद फिर ये पूरा बताऊंगा कि कैसे ये डिटेक्ट कर पा रहे हैं। तो देखो गाइस, होलोग्राफी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। ये आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, जैसे कि सलमान खान की एक मूवी है किक। किक मूवी में आपने शायद देखा होगा कि सलमान खान जो है वो एक ऐसा सिस्टम जो है वो वहां पर लगा देता है जिसके थ्रू बाहर खड़े हुए ऑफिसर को लग रहा होता है कि सलमान खान वहां पर वॉक कर रहा है बैल्कनी में। बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं। जब ऑफिसर थोड़ी देर बाद जब अंदर जाके देखता है तो उसको पता लग जाता है कि अरे यार, ये तो उसने होलोग्राफी टेक्निक का उपयोग किया। यानी होलोग्राफी टेक्निक ऐसी होती है, जैसे आप इसकी फोटो में देखो, आप देख रहे हो कि हाथ के ऊपर एक बॉडी जो है वो खड़ी हुई नजर आ रही है। जैसे कि आपने बहुत पहले क्रिश मूवी में भी शायद देखा होगा, और भी काफी सारी ऐसी मूवीज में देखा होगा कि इन लोग क्या करते हैं, मतलब हवा में पूरा मॉडल जो है वो दिखता है, और ऐसा दिखता है कि वाकई में रियल में वो मॉडल है, राइट, वहां पर। बट एक्चुअली में वो हवा में पूरी चीज जो है होती है वो ऐसी बन जाती है, तैयार हो जाती है। तो बहुत ही शानदार ये टेक्नोलॉजी है आज की डेट में, और इसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है इसके लिए, यानी कि कोरोना वायरस या नॉर्मल वायरस वगैरह, एंटीबॉडीज वगैरह जो है उसको डिटेक्ट करने के लिए। और ये होलोग्राफी जो है गाइस, तो ये 3D डायमेंशन इमेज हम लोग को देखने को मिलती है, 3 डायमेंशनल इमेज, 3D इमेज, राइट, और होलोग्राम्स जिसको हम लोग कहते हैं। और ये लेजर बीम्स के उपयोग से बनती है, राइट, लेजर बीम जो होती है उसके उपयोग से बनती है। जैसे कि आप देखो यहाँ पर, ये आपको ये डीएनए का पूरा यहाँ पर नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है, तो ये लेजर बीम के तहत जो है ये तैयार हो रही है, बन गई है, ठीक है। तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी है ये, और रियलिटी में यानी कि ऑब्जेक्ट वाकई में एक्चुअली वहां पर प्रेजेंट है ऐसा दिखाई देता है। इस प्रकार से ये एक ऑब्जेक्ट को जो है वो प्रेजेंट कर देती है। और इसको डेवलप किया था, इसको इन्वेंट किया था, इस होलोग्राफिक मेथड को, हंगेरियन ब्रिटिश फिजिसिस्ट डेनिस गैबर, और इनको 1971 में भी इसी चीज के लिए, इसी इन्वेंशन के लिए नोबेल प्राइज फिजिक्स के अंदर मिला था, राइट। तो ये वाली चीज है जिसका एक आपको आइडिया होना चाहिए। और इसका उपयोग जो है वो मिलिट्री मैपिंग पर्पस के लिए, इंफॉर्मेशन के स्टोरेज पर्पस के लिए, मेडिकल के लिए, इवन फ्रॉड और सिक्योरिटी की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि आप अपने क्रेडिट कार्ड में देखिएगा इस प्रकार की आपको चिन्ह दिखाई देता है एक कबूतर का ऐसा, तो ये भी होलोग्राम इमेज हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए की गई है। और बाकी दूसरी जो होलोग्राफिक होती है वो एक अलग इस प्रकार की टेक्नोलॉजी के तौर पर हम लोग को नजर आती है, देखने को मिलती है। तो बहुत ही शानदार टेक्निक है। अब देखो साइंटिस्ट रिसर्चर ने क्या किया है, इस मेथड का कैसे उपयोग किया है, तो यहाँ पर ये पूरा आप चाहो तो एक रीड कर सकते हो, बाकी मैं आपको सिंपल बता दूं इन्होंने किया क्या है। अब देखो क्या होता है कि अब साइंटिस्ट रिसर्चर क्या करते हैं, अब एक वायरस को जो है वो उससे माइक्रोस्कोप से देखते हैं, राइट, कि कैसी एक्टिविटी हो रही है उस वायरस की। अब ये क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया है, अब जैसे कि ये डीएनए हम लोग को नजर आ रहा है, ठीक है, ये पूरा डीएनए आपको, सेट ऑफ जीनोम आपको मतलब एक जीनोम दिख रहा है, सेट ऑफ डीएनए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इन्होंने क्या किया, अब कोई भी अगर वायरस आता है तो ऑब्वियस ही बात है कि वायरस जब स्प्रेड होगा तो वो सेल्स के थ्रू जो है वो स्प्रेड होगा, सेल्स में या फिर डीएनए वगैरह जो है उसमें हलचल हम लोग को देखने को मिलेगी, राइट। तो इन्होंने क्या किया है, इसी प्रकार से होलोग्राम टेक्निक का उपयोग करते हुए इन्होंने उसको बाहर, यानी कि ये पूरे डीएनए जीनोम जो है उसको बाहर ले आए। अब जैसे ही ये बाहर लेके आए, अब बाहर लेके आए ये, तो इसमें अब कुछ हलचल होगी। अब इसमें ऑब्वियसली बात है कि ये आगे बढ़ेगा, फैलेगा, इसमें एक नया नया चीज जो है वो यहाँ पर डेवलप होना शुरू हो जाएगी, नए क्रोमोसोम्स यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलेंगे, डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, राइट। क्योंकि कुछ भी चीज अगर बॉडी के अंदर आ रही है तो बॉडी के सेल से वो अटैच हो रही है, बॉडी के डीएनए से वो अटैच हो रही है। क्योंकि कोरोना वायरस में भी हम लोग यही चीज देखते हैं ना कि ये बॉडी, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी इसके बारे में पढ़ा था कि ये बॉडी के अंदर जो है वो मतलब जो बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग जो होती है उसको वो चेंज करने लगती है। तो यहां पर साइंटिस्ट रिसर्चर चेंजेस को देखेंगे, इस चेन के अंदर जो है वो क्या चेंजेस आ रहा है, और जैसे ही इनको नजर आएगा कि हाँ यार इस चेन के अंदर एक एबनॉर्मल चेंजेस आ रहे हैं, तो फिर पता लग जाएगा कि सामने वाली की बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही है, यानी कि पेशेंट की बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही है। इसका मतलब है कि सामने वाले पेशेंट जो है उनकी बॉडी में वायरस एंटर हुआ है, राइट। तो ये वाली चीज है। तो जब भी बॉडी के अंदर कुछ हलचल होती है इस प्रकार की, मतलब एबनॉर्मल, तो उसको डिटेक्ट किया जा सकता है इस होलोग्राफिक इमेजिंग के थ्रू, होलोग्राम के थ्रू, होलोग्राफी के थ्रू। तो यही वाली चीज यहां पर बताई जा रही है पूरी की पूरी। तो देखो थ्योरी भी देख लो आप, टेंशन वाली बात नहीं है। ये मेथड का जो उपयोग कर रहे हैं वो लेजर बीम्स मेथड का उपयोग कर रहे हैं। मैंने अभी आपको समझाया कि लेजर बीम से ये होलोग्राम या होलोग्राफिक इमेजिंग हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये रिकॉर्ड करते हैं होलोग्राम्स को। अब यहां पर ये इमेज बाहर निकल के आ जाएगी। अब ये इसमें क्या चेंजेस आ रहा है उसको ये देखेंगे, और ये देखना इनके लिए काफी आसान हो जाएगा पूरी चीजें, राइट। और जो भी हम लोग देखते हैं, जैसे कि एक बीट्स जो है, जब बीट्स क्या होता है गाइस, तो मैं आपको बताता हूँ। बीट्स सिंपल कुछ नहीं होता है, जो जीन्स जो होती है ना वो इस प्रकार से क्रोमोसोम पे अरेंज होती है कि वो बीट्स की तरह नजर आती हैं, कि नेकलेस के ऊपर मोती बनी हुई है। जैसे कि आप यहां पर देखो, यहां पर पूरा अरेंजमेंट आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट पे आपको दिखाई दे रहा है, प्रॉपर फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। बट यहां पर इन्होंने बताने की कोशिश करी कि इस प्रकार के जब वायरस
या एंटीबॉडी जब चिपक जाती है इस प्रकार की बीट्स वगैरह से हम लोग को देखने को मिलती है, तो बीट्स क्या करती है, ग्रो करती है। अब कोई भी नई चीज इसमें आके चिपकेगी तो ऑब्वियसली बात है ये बढ़ेगी ना। और इसका जब एबनॉर्मल हम लोग को देखने को मिलता है कि ग्रोथ नजर आती है, बढ़ने जब ये रखती है एबनॉर्मल तरीके से, तब वो साइंटिस्ट उस चीज को रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे कि फ्यू बिलियनथ पार्ट ऑफ अ मीटर, एक मीटर का कुछ बिलियनथ पार्ट जो है अगर इसमें ऐड होता है, राइट, इंक्लूड होता है, तो उस चीज को डिटेक्ट कर लिया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा, रिसर्चर्स के द्वारा, और उसके बाद ये पता लगा लेते हैं कि यार ये ग्रो कर रही है, मतलब सामने वाले की बॉडी के अंदर कोई वायरस पार्टिकल है या एंटीबॉडी सामने वाले की बॉडी, पेशेंट की बॉडी जो है वो रिलीज कर रही है। तो यही पूरी चीज है जिसके तहत जो है ये फाइंड आउट कर रहे हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि बहुत ही जल्दी पता लगा लिया जा सकेगा, मात्र 30 मिनट के अंदर अंदर पता लगा लिया जाएगा कि सामने वाले को सामने वाले की बॉडी के अंदर वायरस है कि नहीं है। दूसरी चीज, बहुत ही एक्यूरेट ये टेक्निक है, और इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए सामने वाले को प्रॉपर अच्छी ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ बहुत ही कम ट्रेनिंग के तहत वो जो है पता लगा सकते हैं, क्योंकि उनको तो सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है ना, और कुछ भी नहीं करना उनको, राइट, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। और ऑब्जर्व करने में ये चीज पता लग जाएगी कि इसमें बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली कोई भी ऑब्जर्व कर लेगा कि हाँ यार इसमें ऐड हो रहा है, बट हाँ फिर भी बताया जाता है कि किस चीज को इनको ऑब्जर्व करना है, किस प्लेस को इनको ऑब्जर्व करना है, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, एंड ये अपना आज का लास्ट टॉपिक था। एंड गाइज मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं, अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा। आप नए आए हैं और अगर आपको लेक्चर पूरा समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे भी जरूर हिट करिएगा, जिससे कि लेक्चर्स की हर एक नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको टाइम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर भी सेम नाम से चैनल है, करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा चैनल का नाम है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे नाम कमलाक्ष झा को सर्च करके मुझे ऐड भी कर सकते हैं। आज कोई होमवर्क नहीं आपके लिए, आज होमवर्क वही थे जो मैंने आपको लेक्चर के दौरान बताए थे, और मेंस का क्वेश्चन भी आपको मैंने लेक्चर के दौरान ही आज दे दिया है। एंड गाइज मैंने आपको मंथली पीडीएफ के बारे में स्टार्टिंग में बता ही दिया, तो बताने की जरूरत नहीं है। आप अगर जो बीच से लेक्चर इसको देख रहे हैं तो आप मंथली पीडीएफ देख लीजिएगा एक बार। एंड सेकेंडली गाइज, जनवरी 2020 से जुलाई 2020 की अगर आपको मैगजीन चाहिए तो टोटल कॉस्ट इसकी मात्र 300 रुपए है। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहां पर एक वीडियो है, उस वीडियो को देखकर आप इस पीडीएफ को जो है मंथली जो 7 महीने की टोटल जो मैगजीन है उसको आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।